नमस्कार सगळ्यांना. सर्वात प्रथम हनुमान जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण इथे सर्वजण आपले जे 2 बिडर्स आहेत त्यापैकी एक सॅक्वीर यांना आपण बोलवलेलं आहे आणि आपल्याला काही प्रश्न विचारायचे असतील, त्यांच्याशी काही हे करायचं, संवाद साधायचा असेल, त्यासाठी म्हटलं प्रत्यक्ष आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. यासाठी आपण त्यांना बोलवलेलं आहे आणि आज 4चं टायमिंग दिलं होता. अपेक्षेप्रमाणे आपण अर्धा तास सगळ्यांचीच वाट पाहतो, त्याप्रमाणे आता 4:30 वाजलेले आहेत आणि आता आपण ह्या सेशनला सुरुवात करूया. आम्हालाही काही प्रश्न पडले आहेत किंवा विचारले, तर आपण असं करू की आमचे MC ने काही प्रश्न काढले आहेत त्यातून सुरुवात करू. त्यानंतर कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर त्यांनी ते विचारावेत. नंतर मग त्यांना काही सांगायचं असेल तर ते आपल्याला सांगतील. या पद्धतीने चालेल. आपल्याला इथे एक माईक हा असा हँड माईक देण्यात येईल. त्या माईकवर बोलायचं आहे, म्हणजे आपलं जे काय म्हणणं आहे ते आपल्याला नीट मांडता येईल, रेकॉर्ड होईल व्यवस्थित. आणि ही मीटिंग म्हणजे आपली इन्फॉर्मल मीटिंग आहे. ह्या मीटिंगमध्ये आपण कुठलाही असा निर्णय घेणार नाही आहे. ह्या मीटिंगमध्ये फक्त आपण प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम चालेल आणि काही माहिती हवी असेल तर ती घेऊ. इथे मग कुठलेही रिझोल्युशन पास होणार नाही आहे. तर हे लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर आपण दुसरे जे बिडर आहेत त्यांना पण बोलवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ते आले तर त्यांच्याबरोबर आपली एक मीटिंग होईल आणि त्याच्यानंतर खरी जी SGM आहे ती निवडीची ही त्याच्यानंतर होणार आहे. तर त्यामुळे असं कोणी कन्फ्यूज होऊ नये असं मला वाटतं. आता आपण मीटिंगला सुरुवात करू. सर्वात प्रथम मी स्वागत करतो सचिन सर आणि यांचं, की त्यांनी वेळात वेळ काढून आपल्यासाठी तिथे आले आहेत. त्याचबरोबर आपले PMC साहेब हे सुद्धा त्यांच्यासोबत आलेले आहेत. ते सुद्धा आपल्याला मदत करणार आहेत या बाबतीत. तर मी म्हणतो की सुरुवात आपण करायला हरकत नाही. हम लोग हिंदी में बात करें ना. हेलो. So actually myself Rajendra Rane, I'm a treasurer of this society. So actually what we did कि हम लोग ने आपके जो टेंडर आए थे वो ओपन किए थे पब्लिक के लिए, एंड बेस्ड ऑन देयर क्वेरीज एक्चुअली वी हैव ट्राइड टू कंसोलिडेट. तो हम लोग कुछ सवाल आपको मेंबर्स की तरफ से और MC की तरफ से पूछेंगे. आई होप आप अगर उनके जवाब देंगे तो एवरीबडी विल कम टू नो द आंसर. तो पहला सवाल ये था कि आपके फाइनेंशियल्स जो आए थे हम लोग के पास अप टू मार्च 24 और लास्ट 2-3 साल के, तो उसमें फाइनेंशियल्स में लॉस दिखाई दे रहा है. तो एक तो प्राइमा फेसी मेंबर्स के डेफिनेटली दिमाग में आता है कि द कंपनी इज़ लॉस मेकिंग. तो एक तो आप हम लोग को एक्सप्लेन करो कि ये आप कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में इनिशियली लॉस रहता है, बाद में वो प्रॉफिट होता है. तो ये सक्वीर बिल्डर्स या सक्वीर रियल्टर्स के नाम से आपने जो बिड किया है, उसमें लास्ट 3-4 साल में जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसमें आप रेवेन्यू कैसे बुक कर रहे हो? और क्योंकि लास्ट मार्च 24 को अराउंड 5 लाख कुछ लॉस है और टर्नओवर अपीयर नहीं हो रहा है वहाँ पे. तो अभी आई कैन अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स कि उसमें WIP या वो फलाना, लेकिन आप थोड़ा सा ना कॉमन लैंग्वेज में सो दैट मेंबर्स विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो फ्लो होता है इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस. सो मेंबर्स विल कम टू नो कि लॉस बिल्डर्स और डेवलपर्स के बिजनेस में इनिशियली दिखता ही है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसे एक्सप्लेन करो अगर आपके पास फिगर्स रहेगा, और अगर आपके पास लाइकली फिगर्स रहेगा कि मार्च 25 का, क्योंकि ये मार्च 24 के फिगर्स है, तो 1 साल हो गया अभी ऑलमोस्ट. तो उसका अगर आपके पास कुछ कंटिन्यूटी
फिगर्स का कुछ रहेगा और उसमें कुछ टर्नओवर बड़ा रहेगा तो वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करो। हम लोग एक एक सवाल पहले करेंगे, उसका आंसर लेंगे, फिर नेक्स्ट सवाल के पास जाते हैं। हाँ, ओके। हेलो। ये हमारे सीए के ऑफिस से हैं, आरसी जैन एंड एसोसिएट के, वहाँ से मिस्टर तेजस चौहान करके। यस, तो कैसा हमारे फाइनेंशियल्स एंड ऑल ये सब देखते हैं, तो ही कैन एक्सप्लेन बेटर आपको ओवरऑल। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? आई डोंट थिंक माइक की जरूरत है क्या? माइक की रिकॉर्डिंग। ओके, अगर बिल्डर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एकदम बेसिक लैंग्वेज में कि डेवलपर्स जनरली अपनी बुक्स ऑफ फाइनेंस कैसे बनाते हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग अलग एसपीवी बनाया जाता है। ऑल्दो ये जो ऑडिट हुआ है ये हमारे ऑफिस में से हुआ है, मैंने पर्टिकुलरली, मैं आई डोंट लुक इनटू उनके ऑडिट पार्ट में, इनका बैंकिंग और ये ज़्यादा देखता हूँ, बट आई विदाउट गेटिंग इनटू नंबर्स मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एकदम प्लेन लैंग्वेज में कि इसमें लॉस क्यों दिख रहा है। अभी डेवलपर्स जनरली क्या करते हैं, हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग अलग फर्म बनाते हैं। सो उसमें शुरू में सारा एक्सपेंसेस पहले बुक होते जाता है। तो पहले आप लैंड लोगे, फिर सारा खर्चा करोगे, और स्टैट्यूटरीली देयर आर बीन सर्टन गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि ये इतना अमाउंट ऑफ काम होने के बाद ही वो टर्नओवर बुक्स में बुक होता है एज सेल, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताए तो पहले खर्चा जोड़ा जाता है, खर्चे पे खर्चा आते रहता है, और इवेंचुअली जब सेल होता है और रेरा के गाइडलाइंस और स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस के हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब एक लेवल तक पहुंचती है तब वो उसका सेल रिकग्निशन होता है। टिल दैट टाइम समथिंग कॉल्ड एज अ वर्क इन प्रोग्रेस आता है। अभी इन पर्टिकुलरली आपके पास कौन से जीबी पार्क और कंप्यूटर पॉइंट। तो ये जो बैलेंस शीट आपके पास आई है अभी, इसमें पर्टिकुलरली दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी। एक है नेरुल का इनका प्रोजेक्ट है, और दूसरा प्रोजेक्ट है जो थाने में इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट है विवियाना के बाजू में। अभी आज की तारीख में अगर आप वो दो प्रोजेक्ट्स का मार्केट वैल्यूएशन भी करोगे ना, तो कम से कम में 100-200 करोड़ रुपया आएगा, एकदम प्योर प्ले, सिर्फ लैंड का और प्रोजेक्ट का करंट वैल्यूएशन। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इनका नेरुल का प्रोजेक्ट है, इस पर रिसेंटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 50 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब बैंक लोन देता है तो वो कितना ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करता है, क्या लेवल तक अंदर जाता है, और कम से कम हमने 6 महीने स्पेंड किए हैं ये प्रोजेक्ट को बैंक से फाइनेंस करवाने के लिए। तो आपको ये चीज़ का मैं नॉट जस्ट आप इनको प्रोजेक्ट बिड की अवार्ड कीजिए या ना कीजिए, बट ये अश्योरेंस जरूर दूंगा कि इनके फाइनेंशियल में देर इज गोइंग टू बी इनफ अँड मोर प्रॉफिट, काफ़ी सारा प्रॉफिट आने वाला आहे, भरपूर प्रॉफिट येणार आहे आणि ॲक्च्युली आहे, फक्त ते अकाउंटिंग स्टँडर्डच्यामुळे, कारण का ते जसा ठाण्याचा प्रोजेक्ट आहे तो फक्त जमिनी स्टेजवर आहे आज, तर जमिनीची कॉस्ट, त्याला लागणारा अप्रुव्हलचा खर्च, नेरूळच्या प्रोजेक्टमध्ये टेनंटना दिलेलं कॉर्पस किंवा ते डेव्हलपमेंट अग्रीमेंटचे झालेले स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च, हा सगळा खर्च बुक होतोय, पण त्याच्यासमोर काही टर्नओव्हर आत्ता सध्या बुक होत नाही आहे. त्यांचे सेल होत आहेत, असं नाही की सेल नाही होत आहेत, नेरूळमध्ये पण बऱ्यापैकी सेल झालेले आहेत, पण ते सेल आज बुकमध्ये टर्नओव्हर म्हणून दाखवण्यावरती गव्हर्नमेंटचे काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत किंवा स्टॅट्युटरीली देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स जे लादलेले आहेत, त्या हिशोबाने ते टर्नओव्हर घ्यावं लागतं. आता ह्याच बॅलन्स शीटमध्ये जर तुम्ही बघाल, हे एक प्रोजेक्ट हा नेरूळचा आत्ता 6 महिन्यापूर्वी चालू झाला, 6 महिने, आणि ठाण्याचा प्रोजेक्ट हा येणाऱ्या 3-4 महिन्यानंतर चालू होईल. मग त्याचे सेल्स जे ऑलरेडी झालेले आहेत काही, ते हळूहळू बुक्समध्ये यायला चालू होतील. मग अचानक 2 वर्षानंतर तुम्ही एखाद्या बिल्डरचा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बॅलन्स शीट बघितलं, 2 वर्षांत अचानक 50 कोटी 60 कोटी असा टर्नओव्हर बुक होतो. ऑफकोर्स टॅक्स प्लॅनिंगच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी प्रॉफिट केवढा दाखवायचा हे सगळं जो प्रकार होतो विथ द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि हे सगळं, तो टॅक्स प्लॅनिंगच्या दृष्टिकोनातून होतो, पण हमखास भरपूर प्रॉफिट आहे. त्या बाबतीत तुम्ही एकदम निर्धास्त राहू शकता. आणि स्पेसिफिकली जर तुम्हाला नंबरबद्दल काही विचारायचं असेल तर आमच्या जी ऑडिट टीम आहे त्यांच्याबरोबर आपण बसून तुम्ही एक लिस्ट बनवून द्या की हे असं काय आहे, ते तसं काय, त्यांचं पॉईंट बाय पॉईंट आम्ही उत्तर तुम्हाला बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन तुम्हाला देऊ. हे माझं सबमिशन. आता जे सांगितलं तुम्ही, आत्ताचं सांगितलं, पण अगोदर आता हे बरेच वर्ष झाले ना कंपनीला, तर त्याचं ही कंपनी जी फॉर्म झाली आहे ना, ह्याच्यामध्ये 2च प्रोजेक्ट, जसं मी सांगितलं,
आता आपण लँड अक्वायर करतो. आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट त्यांना अवॉर्ड केला, त्याचं कन्स्ट्रक्शन व्हायला इथून 6 महिने वर्षभर चालू होणार, 2-3. हॅलो, हा सपोज फॉर एक्झाम्पल गंगा अपार्टमेंटचा प्रोजेक्ट हा, यांना हा. दिला. खर्च हा सपोज या येणाऱ्या 3-4 महिन्यांनी काम चालू झालं, खर्च त्यांच्या आतापासून चालू होतील. नाही ते मला नाही, समज तुम्हाला मी उदाहरण देतोय. हा, बरोबर. आता ठीक आहे, पण तुमचा हा प्रोजेक्ट जेव्हा पूर्णपणे बिल्डिंग पाडणार, मग तुम्ही वेकेट झाल्यानंतर बिल्डिंग पाडणार, नवीन सेल होणार, त्यानंतर सेलचे पैसे येणार, पूर्ण बिल्डिंग होणार, ह्याला एक 3 ते 5 वर्षाचा कालावधी लागेल. मग आज जर सपोज तुम्ही ह्या वर्षात त्यांना हा प्रोजेक्ट दिला आणि ह्या वर्षाची बॅलन्स शीट बघितली किंवा पुढच्या वर्षाची बॅलन्स शीट बघितली, त्यामध्ये लॉसच येणार. पण तो 3 वर्षानंतर जेव्हा हा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होईल, फॉर एक्झाम्पल 3-4, जे पण मी एक उदाहरण देतोय, ते 3 हा, असू हा. शकतं, 4 असू शकतं, 2 असू शकतं. बरोबर. पण आता हा प्रोजेक्ट घेण्यासाठी सपोज त्यांनी ही बॅलन्स शीट नाही, एक नवीन पार्टनरशिप फर्म किंवा एक नवीन फर्म उघडली आणि त्या फर्मवरच्या नावाने हा प्रोजेक्ट घेतला, तो फर्ममध्ये ते पहिलं कॅपिटल इन्फ्यूज करतील. ते कॅपिटल वापरून तुमचं स्टॅम्प ड्युटी वगैरे डेव्हलपमेंट अग्रीमेंटचा सगळा खर्च करतील. तुमचे जे कमर्शियल टर्म्स ठरतील त्याप्रमाणे तुम्हाला रेंट देतील, कॉर्पस देतील, हा सगळा खर्च दिसेल. पण त्यासमोर उत्पन्न काय दिसणार? काहीच नाही. माझं म्हणणं काय तसंच ह्याच्यात झालेलं आहे सर, असं मला सांगायचं आहे आता तुम्हाला. माझं म्हणणं काय, हे जे बोलतायत ते 3 वर्षाचं. आता त्यांच्या अगोदरचे पण प्रोजेक्ट, कदाचित 3च्या अगोदरच्या प्रोजेक्टमध्ये बॅलन्स शीट वेगळी असेल का? वेगळी असेल ना? त्याची वेगळी असेल ना? तेच विचारतो मी. जे आपले कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट झालेत ना, त्यांच्या बॅलन्स शीट आताची बॅलन्स शीट आहे तुम्ही बोलताय 3 वर्षाची आहे, त्याच्या बरोबर. अगोदरची वेगळी असणार. आणि दुसऱ्या प्रोजेक्टची वेगळे आहे. जसं ही जी बॅलन्स शीट आहेत ना, ह्याच्यात 2 रनिंग प्रोजेक्टसाठी ही बॅलन्स शीट आहे. ओके. ह्याच्या आधी एकही प्रोजेक्ट झालेला नाही आहे, त्यामुळे उत्पन्न हे दिसत नाही. आणि बॅलन्स शीट ही 12 महिन्याच्या पिरियडसाठी बनते, 1 बरं. एप्रिल ते 31 मार्च. त्या दरम्यान नॉर्मच्या हिशोबाने जेवढा टर्नओव्हर घेता येतो तेवढाच घेऊ शकतो. हा, बाकी जे आहे माझा पॉईंट हाच होता की 3 वर्षाच्या अगोदरची बॅलन्स शीट बघितलं तर त्याच्या सेल्स आणि टर्न प्रॉफिट वगैरे असेल. जिथे आमचे ह्यांचे दुसरे प्रोजेक्ट झालेत ना, हा. त्या बॅलन्स शीट तुम्ही बघा आणि हा. त्याच्यात तुम्हाला हमखास दिसेल. हा, कारण याच्यात तसं बघायला गेलं तर काहीच नाही ना, म्हणून विचारला. एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट लेने से क्या है कि लीगल इश्यूज अगर दूसरे प्रोजेक्ट के आ गए हाँ। तो आपके, अगर आप में कुछ लीगल इशू नहीं है बट उसके लीगल इशू आपको हैम्पर ना कर दे, बरोबर. तो एक वो भी एक पॉइंट है कि हम लोग हर कंपनी में अलग अलग ही प्रोजेक्ट लेते हैं. माझा प्रश्न तोच होता की 3 हा. वर्षापूर्वी अगोदरच्या ह्याच्यात आम्हाला सगळं बॅलन्स शीट, सेल्स, प्रॉफिट वगैरे दिसेल. आणि ही जी प्रॅक्टिस आहे प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी वेगवेगळे, हे बहुतेक 70 to 80% बिल्डर्स याच प्रकारे बॅलन्स शीट्स बनवतात. प्रत्येक प्रोजेक्टला वेगवेगळं ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, चालेल. नहीं, इसका मतलब ये है कि सकवीर में आपके 2 ही प्रोजेक्ट्स है बेसिकली, ऐसा ही हो ना? हाँ, रियल्टर में. हाँ, बराबर ना? हाँ, सकवीर रियल्स में 1 मिनट, उसमें इसमें आपके जैसे वेलोसिटी का मैंने भी देखा, उसमें वो पूरा इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, वो प्रॉफिट दिखा रहा है. टर्नओवर शायद एक्चुअली टर्नओवर सर्टिफिकेट मालूम नहीं मुझे, एक्चुअली बोला था लेकिन वो क्या नहीं. इसमें ना जिमी पार्क का है क्या? हाँ, वो रियल बराबर. और जिमी पार्क 2 है एक्चुअली. जिमी पार्क एंड कपिल कॉन्टिनेंटल करके रहेगा. करंट एसिड्स फिगर्स था उधर से एक्चुअली बोल रहा हूँ मैं. जिमी पार्क 1 कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी 5 लाख है, वो EMD रहेगा मेरे ख्याल से. जिमी पार्क 2 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसका 10,25,000 है. तो वो भी 2 सोसाइटी था, उसका EMD हमने दिया था बट फिर वो हमने ड्रॉप कर दिया. तो ये जिमी पार्क 2 है नहीं अभी. अभी नहीं है. मीन्स वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ या आपको नहीं मिला क्या? क्या है? उनका लीगल की वजह से अटका हुआ है. अटका हुआ है. अच्छा अच्छा अच्छा. इंटरनल सोसाइटी का इश्यूज है. ओके. और एक है राज पैलेस. राज पैलेस, और राज पैलेस अभी हमारा चालू है, तो एक 3-4 मंथ्स में अपना स्टार्ट हो जाएगा काम. अच्छा. वो हमको अलॉट भी हुआ है, LOI भी मिला है उसका. उसमें कैसा है कि C1 का एक प्रोसेस है, तो C1 के लिए डाला है, तो C1 ये अपना 1 मंथ के अंदर हो जाएगा. देन फिर उसका प्रोजेक्ट हम लोग उसी से लेके चालू करेंगे. तो मार्च 24 का ये स्टेटस है. तो मार्च 24 में आपका बेसिकली 2 प्रोजेक्ट था एज ऑन 31. अभी मार्च 25 में क्या स्टेटस है उसका? 2 ही है क्या? और नहीं है ना, और भी है ना, एक कस्तूरी करके है प्रोजेक्ट,
कस्तुरी है कस्तूरी करके वो भी हमको LOI मिला है नहीं सक्वीर मध्ये इसमें स्टार्ट नहीं हुआ उसमें अभी आप मीन्स अगर मार्च का दोनों चाहिए अच्छा ओके तो और एक था अभी आपने कुछ मार्च का लाया नहीं है ना लाइकली कुछ ऐसा फिगर्स नहीं लाया ना फिर भी एक अभी इसमें एक WIP जो है ना मीन्स एक्चुअली आप जो बोल रहे हो सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन मेंबर्स को भी समझेगा यू कैन ऑल्सो कंफर्म मार्च 23 का 10 crores 92 lakhs का ये था WIP का जो मार्च 24 में 16 crores 77 सो वी कैन एज्यूम कि ये 6 crores के आसपास काम हुआ है एक साल में बराबर वो पूरा जिमी पार्क पे ही हुआ रहेगा यस यस बराबर ना तो ये अभी 31 मार्च 24 को 16 crores के 17 crores के हैं तो लाइकली मार्च 25 तक कितना हुआ रहेगा आगे 30 करो तो करेगा ना 35 तक करेगा ना 25 तक 25 to 30 crores आणि टोटल उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना रहेगा 150 90 करो जिमी पार्क का अराउंड 90 करोड़ है। अच्छा सो आउट ऑफ 90 अपने 30% के आसपास वो प्रोजेक्ट हुआ है कंप्लीट ऐसे बोल सकते हैं ना 30 crores हाँ ओके 5 स्लैब हो गए 5 लाख और कितना टोटल है वो उसका 24 स्लैब 24 स्लैब ओके और ये जो दूसरा जो है ना राज का वाला उसका भी अभी नहीं अभी चालू नहीं हुआ है मतलब चालू स्टार्ट करेंगे 25-26 में होगा क्या वो यस है स्टार्ट हो जाएगा 3.1 में स्टार्ट हो जाएगा हाँ सो तो ये हो गया अभी उसका कितना है लाइकली प्रोजेक्ट कॉस्ट उसका 150 करोड़ 150 crores तो इसका अराउंड 60 बैलेंस है हाँ इसका 150 है अभी अपार्ट फ्रॉम दिस टू आपका और भी मेरे ख्याल से बाकी कंपनी का नॉट रियल नहीं इसका और में इसमें और एक है ना कपिल कॉन्टिनेंटल करके हाँ थाना में हाँ और राधा करके कुछ चालू है उधर एक वो डायमेंशन में हाँ तो उसमें पार्टनर्स तो दो ही है अभी मैंने आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट देखा था जिस अभी मेंबर्स को भी समझेगा तो आपका नेटवर्थ इज अराउंड 135 crores का है दोनों पार्टनर्स इंडिविजुअल में 69 एंड दोनों मिला के 135 crores का है और ये हाँ कंपनी का 5 करोड़ का ही था मेरे ख्याल से इसका जो सर्टिफाइड वो 24 में था इस मार्च 24 का वो सर्टिफिकेट था अभी आपका ये जो अभी 150 crores का अराउंड ये राज कुछ है बैलेंस 60 crores इसका है अभी हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी अराउंड मेरे ख्याल से अगर जाता है तो 100 crores के पास आ जाएगा आपका शेख सर 100 करोड़ है 107-8 करोड़ के आसपास वो मतलब स्कीम के हिसाब से ये होता है हाँ। लेकिन आपका एक्सपेंसेस जो है वो 50 करोड़ के आसपास आपका है 50 crores के आसपास 50 to 60 के आसपास है तो लेकिन कैपिटल तो रेज करना पड़ेगा तो आप अभी ये जो आपका सर्टिफिकेट था 135 crores का मार्च 24 तो एक साल में उसमें इंक्रीज हुआ रहेगा या क्योंकि आपने अभी फंड्स रेज करने के लिए कुछ फाइनेंशियली एज फार एज ये जो प्रमोटर्स है प्रॉफिट आएगा ही वो तो मैं बोल रहा हूँ वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा जैसे चेंबूर का आज 6ठे स्लैब पे है आउट ऑफ 14 8 स्लैब पे है आउट ऑफ 14 तो 1-1.5 साल में वो प्रोजेक्ट खत्म होकर उसका प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा कपिल कॉन्टिनेंटल जो थाना का प्रोजेक्ट है वो प्योर प्ले कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ इंटरनल फिनिशिंग का ज़्यादा काम नहीं होता वो 1-1.5 साल में खत्म होगा उसका प्रॉफिट आएगा और वो लैंड भी वो तो हो गया ना मतलब लैंड भी उसमें कुछ मतलब ये जो तीनों प्रोजेक्ट है ये फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है प्रमोटर्स को घर से कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इनफैक्ट उनको वहाँ से रिटर्न आने वाला है पैसा एंड एक्चुअल प्रॉफिट का अगर आप गिनती करेंगे इन 3 प्रोजेक्ट्स का मिलके ही तो लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा उसके अलावा जो आपने नेटवर्क में देखा होगा लैंड पार्सल्स अदर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सारा है सो फाइनेंशियली प्रमोटर्स काफ़ी सक्षम हैं कोई भी और 4 प्रोजेक्ट टेक ऑन करने के लिए और हमारे पास क्रेडिट रिकॉर्ड के बेसिस पे बैंक्स हमको और एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए रेडी है जो भी प्रोजेक्ट वंस रेरा रजिस्टर हो जाता है तो बैंक्स हमारे साथ खड़ी है जो हमको और आगे हर प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए रेडी है हमारा EU फाइनेंस है देन कैप्री है HDFC ICICI बैंक ऐसे बैंक 3 बैंक है
सैक्वी रियल्टर्स। वो हम लोग अभी क्या एक ब्रांड बना रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, अलग अलग प्रोजेक्ट अलग कंपनी में करते थे, जैसे कि वेलोसिटी का प्रोजेक्ट किया, देन कॉन्टिनेंटल मणिरत्न का प्रोजेक्ट किया, देन गायत्री करके वो किया, ऐसा अलग अलग प्रोजेक्ट हम लोग करते थे। तो अभी क्या हमने एक ब्रांड कंपनी का बना रहे, तो सैक्वीर करके हम 2 पार्टनर है, मेरा नाम सचिन और उनका नाम वीर जी है, इनके पापा। तो सैक्वीर करके ऐसा बना है, सचिन और वीर जी करके ऐसा उन्होंने नाम दिया। तो हम लोग वो अभी ब्रांड कर रहे, तो उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट लेके अभी कंप्लीट करके दे रहे। यस सर, सैक्वी रियल्टर से नाम पे लेंगे अभी हम लोग। नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्टर अलग है, वो हम लोग उसको देते हैं काम। आर्यन करके है, वो भी पटेल है, आर्यन एसोसिएट करके, वो है आर्यन करके। हाँ, एक ही। हेलो। ये सकवीर नहीं, अच्छा काम उसका। सकवीर के टोटल कितने हैं, मतलब खुद की कंपनी कितनी है? सकवीर रियलेटर्स है, डायमेंशन है, बिल्डर एंड डेवलपर्स है, राइट? 3 कंपनी मेन है, राइट? हाँ। इसके फाइनेंशियल्स आपने सबमिट किए 3 साल के, 4 साल के इनफैक्ट, हाँ। राइट? ये 3 कंपनी में ही मेजर काम आप लेते हो, हाँ। राइट ना? ये एक वेलोसिटी करके जो आप थाने का स्प्रिंग हिल हाँ। वाला जो प्रोजेक्ट है, राइट, वो कौन से, उसमें आपका स्टेक कितना था वो कंपनी में? उसमें 51%। उसमें हमारा स्टेक है 50%। 50% है, ओके। हाँ। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट आपका लास्ट मीटिंग जो हुआ था अपना, तो उसमें आपने बोला 2016 में आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 2018 में आपने कंप्लीट कर दिया, बराबर। हाँ, बट वो प्रोजेक्ट तो आपका 2009 में आपने किया, 2010 नहीं, में मैं बताता हूँ, हाँ। आप सुन लो। 2010 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आपका, सीसी आपको 2010 में मिला। आपने पूरे 5 विंग का ये प्रोजेक्ट था, आपने हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट 8 साल में कंप्लीट किया, और आज 15 साल हो गया, उसके 2 विंग आज भी नहीं बने हैं, करेक्ट? तो क्या रीजन था, मतलब डिले होने उसमें का? सर कैसा है कि 2006 में हमारा उनका साथ में एग्रीमेंट हुआ था लैंडलॉर्ड के साथ में। 2000 उसमें कैसा है, बाकी का सब क्लेरिफिकेशन थे, जैसे कि इसी था, बाद में एक इको सेंसिटिव जोन था। तो हमने क्या किया, 2014 में रिवाइज सीसी लिया उसका। 2014 में सीसी लेके फिर भी इसी की वजह से हमारा काम बंद था, तो एक्चुअली वापस हमने एमएलएम सीसी लिया 2016 में। तो 2016 में स्टार्ट करके फिर 2018 में कंप्लीट किया। अभी ये हो गया फेज़ 1 का। सेकंड है दूसरा बात कि अभी हम लोग सेकंड फेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कैसे इको सेंसिटिव जोन है, जैसे संजय गांधी है ना पार्क, उसका इश्यू है, तो उसकी वजह से वो बंद था। तो अभी हमने लास्ट ईयर उनका एनओसी ले लिया है, तो अभी एलवाई के लिए डाला है प्रोजेक्ट। अभी एक 6-7 महीने के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, अगर उसमें फॉरेस्ट लैंड का इशू था तो आपका 3 विंग भी नहीं बनता ना फिर तो। नहीं, वो या तो हमने पार्ट ओसी करके लिया ना, इसलिए डिले हो गया ना उसमें। नहीं, जो बात डिले मैं बोल रहा हूँ, पूरा लैंड अगर जब फॉरेस्ट लैंड में आता है तो एक पूरा जोन आता है, एक एरिया। नहीं, फॉरेस्ट लैंड नहीं सर, ये क्या है कि उधर ये उरी ना संजय गांधी पार्क है, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स हर टाइम चेंज होते। पहले उन्होंने किया था कि 1 किलोमीटर, बाद में किया उन्होंने 100 मीटर, तो आपने 100 मीटर के अंदर आता था। इसकी वजह से परमिशन लेने में उसमें डिले हो गए सब। तो उसके लिए भी हमने क्या किया कि फिर वो एक गवर्नमेंट का एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उन्होंने बोला कि ठीक है आप उनको एक 100 मीटर के अंदर एक कंडीशन पे आप दे दो सीसी, तो उन्होंने इश्यू किया। लेकिन बाद में सेकंड फेज के लिए उन्होंने एनओसी मांगा था, तो एनओसी वजह से हमारा प्रोजेक्ट स्टक हुआ था। तो लास्ट ईयर हमने एनओसी ले लिया उनका। और उसके सराउंडिंग में देखेंगे तो 25-25 माले का बिल्डिंग, तो 2019-20 से कितने सारे बिल्डिंग रेडी हो गए। उसके सराउंडिंग में बहुत सारे बिल्डिंग नहीं, रेडी आपको हैं। मैं कैसे तो सर, वो रूल उनके लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके बिल्डिंग के लिए क्यों हो रहा है? नहीं, वो हमारे पास सब है, नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के, आपको मैं देता हूँ। उसमें बीच में घोड़बंदर रोड पे वाटर का इशू था, तो कम से कम 2 साल पूरे प्रोजेक्ट के लिए पानी नहीं था, तो इसकी वजह से हमारा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो उससे नहीं आ रहा था। तो वो भी सब है ऑन पेपर, सब रिकॉर्ड में है, तो आपको मैं दिखाता हूँ उसमें ऐसे प्रोजेक्ट में देखे जाए तो वो सब मतलब परमिशन की वजह से डिले है मतलब। हाँ, तो मतलब आज भी हाई, मतलब 2 विंग आज भी नहीं बना है, वो कब तक फिर से बनेगा? बिकॉज आधा काम करके रुका हुआ है वो प्रोजेक्ट, ही प्लिंथ लेवल तक का काम किया हुआ है, उसके बाद में आगे का काम वही आपका स्प्रिंग। नहीं, फिल्म करवाया तो एक हैंडओवर कर दिया हमने। नहीं, पीछे का एरिया में काम तो रुका है ना, वो तो है, सबने देख किया है, मैं भी विजिट पे गया था, तो नहीं, आपको कुछ ये हुआ रहेगा। नहीं है वो वहाँ पे कैसा है, क्लब हाउस बन चुका है अपना। क्लब हाउस के बाजू का जो एरिया है आपका प्लॉट है, तो पूरे में जो है उसके आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, आधा काम रुका हुआ है, जंग पर गए। 2010 में ये काम स्टार्ट हुआ था आपका। दूसरा ये पूछना था, ये जो 3 कंपनी आपकी मेन कंपनी जिसको आप बता रहे हो, जिसके फाइनेंशियल्स आपने सबमिट किए हैं, ये 2019 से लेके अभी तक में इसमें फाइनेंशियल्स टर्नओवर 0 बता रहा है। तो 6 साल में आपका कोई इस तरह का सेल नहीं हुआ क्या, कोई काम नहीं हुआ क्या? या मटेरियल आप यूज़ करते हो, परचेज करते हो, उस पर GST अप्लीकेबल होता है,
तो आपका 6 साल में अगर मैं ट्रांजेक्शन देखता हूँ तो 6 साल में मुझे उस एंड एज ऑन पेपर मुझे कोई भी काम नहीं दिखता है। नहीं नहीं, ऑन पेपर तो है ना सर, आपके अकाउंट में जाएंगे। आप कौन सा कंपनी की बात कर रहे हो? डायमेंशन का एरिया डायमेंशन में सर, डायमेंशन में तो सुने पहला ही ले लेते हैं, जिस कंपनी में आपने बिडिंग किया है उसका ही ले लेते हैं। रिलेटर्स का फाइनेंशियल्स में 2019-20 का टर्नओवर कितना था आपके हिसाब से? 2019-20 में तो कम रहेगा टर्नओवर। कितना है? जीरो था, जीरो था। तभी स्टार्ट हुआ था कंपनी अपना। 2019-20 जीरो था, 20-21 जीरो, 22 जीरो, 23 जीरो, 24 जीरो, राइट? है ना, फाइनेंशियल है, देखो आप। टर्नओवर नहीं देखा है सर, आप उसमें हमारा सेल वगैरह सब देख सकते हो। मैं सेल की बात कर रहा हूँ, आप देख लो, आपके पास हाँ, फाइनेंशियल्स है ओपन। मिस्टर राणे, आप रीड करो जरा, आपके पास फाइनेंशियल्स है 5 साल का, आप रीड करके बताओ रेवेन्यू कितना है। लेट आ गए मतलब आ तो गए नहीं, मैं हाँ लेट ही आ गया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, लेट ही है नहीं, बट पूछने दो ना आप, आपका जस्टिफिकेशन आप रखो। अभी आपने क्या बोला लास्ट मीटिंग, जो क्वेश्चन मुझे, सॉरी आपको नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन, मुझे पीएमसी से पूछना चाहिए था ये क्वेश्चन मैं 1.5 महीने से डाल के रखा हूँ यहाँ पे कि बॉस आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटस बताओ। 1.5 महीने के बाद में फाइनेंशियल्स आता है तो मैं ये क्वेश्चन शायद हो सकता है मैं आपका जो लास्ट मीटिंग हुआ था वहाँ पे पूछ लेता आप, जब आपने एक्सप्लेनेशन दिया, बट ठीक है आप ये रहने दो। मैंने आपको बोले ना, सपने हेयरकट्स का टर्नओवर नहीं दिखाई दे रहा है और आपका प्रॉफिट भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये सवाल मैंने आपको पूछा। तो क्या मैं नहीं था मुझे जानने, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक मिनट, हेलो, आप जवाब ये देंगे ना कि 5 साल में रिलेटर्स उनको दे दो ना, आप उनको थोड़ा जवाब देने दो ना। नहीं सांगू तो 5 साल में मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियल जो भी आपने सबमिट किया, मुझे इंस्पेक्शन करने का टाइम अभी मिला, तो तीनों साल में फाइनेंशियल्स जीरो दिख रहा है आपका, मतलब कि है नहीं, टर्नओवर भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पास्ट 6 साल में ऐसा मुझे ऑन पेपर नहीं दिखा कि कुछ काम है। कुछ प्रोजेक्ट आपके चालू हैं, जैसे आपका यहाँ नवी मुंबई का है या फिर चैम्बूर का है, वो भी 2022 में स्टार्ट हुआ था, 3 साल हुआ है, उसमें भी लिटिगेशन चल रहे हैं अभी भी आपके। तो लिटिगेशन का क्या स्टेटस है? वो ख़त्म हो गया लिटिगेशन से अभी भी चालू है? राजा कॉन्टिनेंटल नहीं है लिटिगेशन, कुछ भी नहीं। तो 2022 में था, ये 12 माले का बिल्डिंग है, राइट? तो 14 माले का बिल्डिंग है, अभी 2-2.5 साल में उतना बना नहीं क्या? उसमें तो क्या है, सीसी बीएमसी में क्या कैसा होता है कि सीसी आने में 6-7 महीना जाता है, 7 महीना उसमें गया, देन उसमें हमारा डबल लेवल बेसमेंट है, तो डबल बेसमेंट के लिए हमारा 6 महीने उधर चला गया, 1 साल उधर हो गया है। तो 1 साल में अभी 1.5-2 साल में हमारा 9 स्लैब बन चुका है उसमें। और उसमें कैसा है कि अभी उसमें हर बीएमसी में क्या होता है, आप भी सोच लो, मतलब आपको भी बोलेंगे कि आपका प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो उसमें पहले एलओ आता है, देन सीसी आता है, सीसी के बाद में फिर प्लिंथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो हर एक प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये सब गवर्नमेंट काम है, बीएमसी काम रहता है, तो उसमें 3-4 महीना 2-3 महीना जाता है, लगता है, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है। बट ये 3 साल हो गया, 2.5 साल हो गया ना? 2.5 साल होगा, तो अभी हमारे 1 साल में पोजीशन है। इतना छोटा प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगना, बट एनीवे छोटा प्रोजेक्ट कैसा है कि उसमें डबल बेसमेंट था ना, आपको क्या बोला कि 1 साल उसमें जाता है। आप हमारे फाइनेंशियल देख लीजिए, अगर फाइनेंस की वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, 5 साल के फाइनेंशियल्स में तो मुझे कुछ नहीं दिखा। जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया, जो सबमिट किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं किया होगा उसका आइडिया नहीं है मुझे। पर जो फाइनेंशियल आपका सबमिट किया है 5 साल के रिकॉर्डमेंट्स में, कुछ भी टर्नओवर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑन पेपर, कुछ भी नहीं। अभी जो सर आप दिखा रहे आपके हो, 2 सवाल है। हाँ। एक सवाल जो वापस दोहराया गया, क्योंकि पहले जब ये मीटिंग स्टार्ट हुआ था कि टर्नओवर का, और उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि सर हर डेवलपर ये एक प्रोसीजर फॉलो करता है कि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग एसपीवी खोलता है। राइट। और इस पर्टिकुलर सक्वीर रियल्टर्स में 2 प्रोजेक्ट है, एक थाने का प्रोजेक्ट है जिसमें ज़मीन इनकी खुद की है, और दूसरा है नेरुल का। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए अभी आपका ही प्रोसेस आप ही देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल ये साल में अगर ये प्रोजेक्ट इनको अवार्ड होता है, और ये साल की मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बैलेंस शीट जब आप उठा के देखोगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और आपका प्रोजेक्ट अगर अवार्ड होता है इनको, और ये साल में वो प्रोजेक्ट का सारा खर्चा बुक होना चालू हो जाएगा इनके बैलेंस शीट में, बट इसका सेल रियलाइजेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर स्टैट्यूटरी नॉर्म्स, एक सर्टन स्टिपुलेशंस है, उसके बाद ही आप बुक्स में टर्नओवर ले सकते हैं। और उसके लिए वो आप जो फिगर देख रहे हो ना, आप टर्नओवर देखोगे ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस का फिगर देखिए, उसका एग्जांपल मतलब विथ नंबर्स हमने डिस्कस किया कि जो 10 से 16, 16 से 25 और इस साल शायद 30 तक करोड़ तक भी जाएगा। इसमें 2 प्रोजेक्ट का काम हर साल 5-6 करोड़ का खर्चा होता है। प्रोजेक्ट का
थोड़ा टेक्निकली अगर आप डीप डाइव करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने राधा कॉन्टिनेंटल का बोला, आपको हमने इनको ये भी बताया कि उस प्रोजेक्ट पे बैंक ने फाइनेंस किया है आज से 8 महीने पहले। नेरुल का हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर भी दूसरी बैंक ने फाइनेंस किया है। तो अगर आपको पता है कि बैंक बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करता है, कम से कम 4 से 5 महीने लगाता है कोई भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करके उसमें पैसा रिलीज़ करने के लिए। आज ये दोनों प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका है। जो बचा हुआ कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, उसका बैंक फंडिंग प्लस सेल से आज प्रोजेक्ट अपने आप में आत्मनिर्भर है कि वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। लेट मी कंप्लीट सर। एज फार एज द प्रोजेक्ट डिलेज है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको आपको डीप डाइव करके समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फुल सीसी लेने के लिए जो राधा कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है उसमें टीडीआर लोड करना पड़ता है। अगर आपको टीडीआर का मालूम है, टीडीआर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। 7 करोड़ रुपया भर के टीडीआर खरीदना पड़ता है, फिर टीडीआर का ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। आज 7 करोड़ भर के आज 2 महीने से हम लोग रुके हैं कि वो टीडीआर ट्रांसफ़र होके कमिश्नर का साइन होके, और वो सब ऑनलाइन है। आपको चाहिए तो कहाँ कौन से टेबल से वो टीडीआर का अप्रूवल मूव हुआ है आफ्टर पेइंग द मनी। 7 करोड़ रुपया भर के आगे का फर्दर सीसी के अप्रूवल के लिए राधा कॉन्टिनेंटल में काम, स्लैब चढ़ाने का काम रुका है, नीचे से फिनिशिंग का काम चालू है। पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ आपको। 2 बेसमेंट आज वहाँ पे आप अगर एक्सकवेशन करेंगे, रॉक आता है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली रुकती है। आज बैंक में हर चीज़ का जवाब देके वो बैंक ने वो फंडिंग किया है। तो आप इस बारे में आप निश्चिंत रहिए कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अनफोर्स मतलब इनके इनकेपेबिलिटी की वजह से ये प्रोजेक्ट्स रुके या स्लो चले। और एक नहीं, जैसे घोड़बंदर रोड में आप उदाहरण मतलब अपन ना सर पॉइंटेड उदाहरण से बात करेंगे ना तो आपको बता पाऊंगा मैं। नॉट जस्ट इन घोड़बंदर रोड, अक्रॉस बॉम्बे 2014 से लेकर 2018 के बीच में महाड़ा के, बीएमसी के, अप्रूविंग अथॉरिटीज़ के इतने सारे रूल चेंज हुए हैं। टू एंड फ्रो हुआ है, कभी बीएमसी को अप्रूविंग अथॉरिटी दिया, कभी महाड़ा को दिया, बहुत सारा टू एंड फ्रो हुआ है और उसके कारण काफ़ी प्रोजेक्ट सारे रुके थे। हैविंग सेड दैट, और 2019 से लेकर 21-22 तक कोविड का साल था। कोई भी डेवलपर का आप बैलेंस शीट उठा के देखिए, आपको टर्नओवर का सारा कहानी वैसे ही मिलेगा। वापस टू गिव यू कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू, ये इनका फाइनेंशियल सक्षमता पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ, नंबर्स के साथ इनको बताया कि इनके सारे रनिंग प्रोजेक्ट्स कैसे क्लोज होंगे। और आपको अगर नंबर वाइज पॉइंटेड जवाब चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईमेल कीजिए, हम फ्रॉम देयर ऑडिट फर्म प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट वो नंबर्स के साथ उसका जवाब देंगे। नहीं, यहाँ पे जो 3 कंपनी आप प्रेफर कर रहे हो, जो आपके लिस्टेड जो भी कंपनी है आपके, बट ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपने दिया 2019 से लेके अभी तक में हमें कोई भी ट्रांजैक्शन टर्नओवर बुक नहीं दिखा। इवन भी आप जो काम बुक करते हो आज के डेट में, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, मटेरियल परचेज किए, जो भी है आप सेल किए, वो अलग चीज़ हो जाता है। बट आपने जब मटेरियल परचेज किया, कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंग रेडी कर दिया, बाद में बेचा आपने, तो वो चीज़ के पे जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है, वो जीएसटी में वो चीज़ आपका कहीं ना कहीं चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सर जीएसटी बैलेंस शीट में कभी नहीं आता, पीएनएल में जीएसटी कभी नहीं आता है। आपको चाहिए तो जीएसटी रिटर्न आपको अलग से दे देंगे। सेकंड पार्ट जो ये खर्चा होता है वो भी वापस टर्नओवर में नहीं आएगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको क्लैरिफाई किया सर। राइट है, जो 16 करोड़ आप टर्नओवर बता रहे हो, टर्नओवर नहीं सर, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस तो 5 साल में 16 करोड़ का काम तो बहुत ही कम होता है। मतलब अगर आपके पास इतना सारा प्रोजेक्ट है तो बहुत ही छोटा काम हो गया। जैसे आप बता रहे हो आपके पास 150-200 करोड़ का 5 में से मैंने बिजनेस है, तो उसके हिसाब से 16 करोड़ कहीं भी फिट नहीं बैठता 5 से 6 साल में। ओवरऑल वो प्रोसेस ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो चल रहा है प्रोजेक्ट, या काम नहीं है। क्योंकि जो फाइनेंशियल्स होता है ये आपका रिकॉर्ड ये करता है। आज के डेट में आप 6 साल 7 साल जो भी आप फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, या 3-3 4-4 कंपनी का फाइनेंशियल्स आपने सबमिट किया, सब में वो जीरो दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पे हमारा क्वेश्चन मार्क होता है कि जिस ये पे है फाइनेंशियली, मतलब उस टाइप का, मतलब कि फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है, कि वो तो बहुत मैटर करता है। फाइनेंशियल नेटवर्थ एक अलग चीज़ हो जाता है। नेटवर्थ आपने कुछ ज़मीन आज से 30 साल पहले खरीदी थी, राइट, जो भी वैल्यू में खरीदी, तो नेटवर्थ से आप वर्क इन ये पे दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे नॉर्मली मैं देख रहा था, मेरे कमेटी मेंबर उसको रिलेट कर रहे थे। टर्नओवर और नेटवर्थ अलग चीज़ होती है। नेटवर्थ हो सकता है किसी एक मेंबर के पास 50 करोड़ हो सकता है, बट उससे आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट को आप लिंक नहीं कर सकते। आप दोनों चीज़ को अलग रखो, नेटवर्थ अलग होता है और ये चीज़ होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। 16 करोड़ का जो टर्नओवर है ना, वो उनका पूरा सबका कंपनी का नहीं है। 16 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ टर्नओवर भी नहीं है, वो WIP है। वो जो नेरुल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसका मैंने पूछा उनको कि उसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है या सेल वैल्यू, उन्होंने बोला वो 90 करोड़ के आसपास है। उसमें से उन्होंने जो साइट विजिट हुआ था अभी मार्च 25 तक, उन्होंने बोला कि 30 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ है। ये जो मैंने 16 करोड़ का फिगर बोला वो मार्च 24 का था।
जो सक्वीर रियल्टर्स के बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। तो 16 करोड़ उनका पूरा टर्नओवर नहीं बोल रहे हो। इसके लिए उन्होंने मैंने पूछा कि भाई ये सक्वीर रियल्टर्स में अभी कितना फ़िलहाल प्रोजेक्ट चालू है। तो एक ही चालू है जिसका कॉस्ट वो बुक कर रहे हैं, और दूसरा अभी तक चालू नहीं हुआ या ये 4-5 महीने में होगा चालू। तो फिलहाल तो सक्वीर रियल्टर्स में उन्होंने कोई भी सेल बुक ही नहीं किया, अभी ये साल में बुक होगा। तो मैंने उनको ये भी बोला कि आप मुझे मार्च 25 का लाइकली जो कुछ नंबर्स रहेगा वो दे दो, तो हम लोग वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मिस्टर राणे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लास्ट 5 साल का। आगे तो फ्यूचर सबका बहुत ही ब्राइट है, वो नहीं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर हमेशा अच्छा ही होता है। हम बात कर रहे हैं 5 साल का कि ये में है। आगे तो है जो आप बता रहे हो वेयर कि चलो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ठीक है। अब उस पर हमारा बात होता है 5 साल में हमने क्या किया, तो उस चीज़ पे मेरा क्वेश्चन मार्क था। बट ठीक है, आप जस्ट आपका क्लेरिफिकेशन आ गया, मतलब ठीक है। मैं वापस दोहराता हूँ, जो 5 साल का पीरियड आप बता रहे हैं उसमें 2 साल कोविड के थे। एंड इन दिस 5 years कंपनी सक्वीर ने जो टाइम स्पेंड किया है ये प्रोजेक्ट एक्विजिशन में स्पेंड किया है। उसमें 3 प्रोजेक्ट एक्वायर हुए। एक जो चेंबूर का है राधा कॉन्टिनेंटल जो आपने बात की, जो आज 8वें स्लैब में। एक है नेरुल का जो आज 5 स्लैब खत्म हो चुके हैं, और एक है थाने का जो है कपिल कॉन्टिनेंटल। ये 3 में से 2 प्रोजेक्ट सक्वीर रियल्टर्स में दिख रहे हैं, जिसका लगभग एज ऑन 31 मार्च 30 से 35 करोड़ के आसपास का खर्चा इनकर हो चुका होगा, जो ये लास्ट 5 साल में एक्वायर हुए ये 3 प्रोजेक्ट। उसके अलावा वो अभिजीत एक क्लोज हुआ ना। और लिटिगेशन अभी कुछ भी नहीं है आपके, कोई भी ये पे लिटिगेशन चल रहे हैं अभी? नहीं सर, वो तो हमने डाला है कुछ, वो है बाकी का सब तो क्लियर हुआ है। जैसे पर कि कोई लिटिगेशन नहीं है? नहीं रहेगी ना कुछ, तो हमने कुछ डाला है। नहीं, ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कोई लिटिगेशन नहीं है? उनसे नहीं, पूछ रहा हूँ कि कोई लिटिगेशन नहीं, वो जिम्मे में तो जैसे उन्होंने टेरर लोगों ने डाला था कुछ, वो लिटिगेशन चालू है उसमें। सुनो, लिटिगेशन क्या है ना, लिटिगेशन भी हम लोग ने एमसी ने फाइंड आउट किया था थ्रू आवर सोर्सेस। तो उसको हम लोग ने उनको दे दिया था कि भाई ये लिटिगेशंस वी गॉट इट फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स एंड डिफरेंट सोर्सेस। तो वो लिटिगेशन का उन्होंने एक राणे जी, मैं सिर्फ इसमें ऐड करता हूँ। हाँ। लिटिगेशन जो भी रनिंग प्रोजेक्ट है, जो भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होंगे ना, वो आप रेरा के वेबसाइट पे जाके लिटिगेशन का पूरा कच्चा चिट्टा आप देख सकते हो। मैं वापस दोहराता हूँ, 3 में से 2 प्रोजेक्ट पे बैंक ने फंडिंग किया है। ये सारे लिटिगेशन के सवाल जवाब वो बैंकों ने किए और उसके हमने जवाब दिए। कुछ लिटिगेशन ऐसे है जिसमें प्रमोटर्स ने किसी पे किया हुआ है। नेरुल वाला जो प्रोजेक्ट है, कीर्तने करके कोई एक था। हाँ, उसका क्लोज हो गया ना। नहीं, काय होतं ते? एक्चुअली कैसे थे, हमारे एक भिवंडी में प्रोजेक्ट था, तो उसमें उन्होंने बुकिंग किया था। देन फिर उन्होंने रिफंड मांगा, तो फिर हमने उनको चेक्स वगैरह दिए थे। देन वो हमारे पार्टनर के एक अनएबिलिटी की वजह से वो चेक बाउंस हुए थे। देन फिर उन्होंने वो 138 में केस डाला था। देन फिर वो हमको पता चला, तो हमने उनको पेमेंट दे के उनका सॉल्व कर दिया वो। तो वो अभी राइट नाउ तो चेक बाउंस आपके तरफ से हुआ था, ऐसा था? हाँ, वो कुछ था 11 लाख था, 11 लाख 11 लाख 11 लाख भिवंडी का प्रोजेक्ट था ना? हाँ। हाँ, कंप्लीट हो गया उसका सब है, उसका पेमेंट भी दे दिया। नहीं, वो अभी चालू। हमारे उसमें क्या है, हम लोग 6 पार्टनर थे। 6 पार्टनर में से 2 पार्टनर का फंड का इशू हुआ था, तो उनकी वजह से प्रोजेक्ट वो स्टेक हो गया ऐसे। तो अभी भी प्रोजेक्ट वो स्टेक है वैसे वैसे। सर वो जो चेक बाउंस हुआ था उसका भी एक क्लैरिफिकेशन, वो जो है ना सचिन जी का अकाउंट का था ना वीर जी, जो वो उनके 6 में से दूसरे कोई और पार्टनर्स थे, उनका चेक बाउंस हुआ। हमारा अलग कंपनी था, उसमें चेक था वो। ये है। वो उन्होंने एक उनको चेक दिया था 4 साल पहले, तो उन्होंने और अभी डाला वो। ये क्या केस था? विनोद वो हमने डाला था एक्चुअली रायशी उसके ऊपर। 17 वर्सेस विरजी कांजी दादी, ये क्या केस था? ये एक्चुअली हमारा एक प्रोजेक्ट है अपना, सोसाइटी प्रोजेक्ट था। तो उसमें हमने उनको शॉप दिया था। तो शॉप का कैसा है कि हम लोग उनका कुछ पेमेंट बाकी था, तो पोजीशन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने पोजीशन के लिए वो डाला था चेक केस। तो वो भी हमारा सॉल्व हो गया। जो विनोद 17 थे, उन्होंने हमसे शॉप लिया था प्रोजेक्ट में। तो हाँ, तो हमने क्या किया उनको कि एक शॉप में क्या हुआ है कि हमारा डील हुआ है कि एक्चुअली उनको पेमेंट रिफंड करना था, तो हमने उनको पेमेंट रिफंड किया।
एंड उन्होंने क्या किया कि वो रजिस्टर करके दिया था तो वो कैंसिल नहीं कर रहे थे। तो उस केस में हमने उसके ऊपर केस डाला फिर कि हम पेमेंट भी लिया और अपने कैंसिल नहीं कर रहे थे, उसके वजह से केस चालू था। हमने डाला है। कंपनी ने डाला है। लिटिगेशन इज बाय द कंपनी ऑन द यस। हे मनी मणिरत्न रत्ना कॉन्टिनेंटल मणिरत्न बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये क्या है मणिरत्न बिल्डर्स? हमारी फॉर्म आहे तुमची कंपनी हो. असते ती स्टील एक्झिस्ट? पार्टनरशिप एक देश आहे. तिथे पण काही प्रोजेक्ट आहेत का चालू? नाही, एक झाला कंप्लीट झाला. सोसायटी प्रोजेक्ट होता तो कंप्लीट होऊन हँडओव्हर लावून ओसी आली कुठला होता तो? ठाणा स्टेशनला स्टेशनला वेस्टला. मग त्याच्या पण काही केसेस होत आहे का? हां, त्याच्या होत्या ना केसेस वगैरे. काय कोणत्या स्वरूपाच्या होत्या त्या तरी? नाही, त्याच्यामध्ये असंच ॲक्च्युली काय सोसायटी मेंबर्स होते तर आम्ही काय करतो सोसायटी मेंबरला 3 महिन्याचा ॲडव्हान्स रेंट डिपॉझिट देतो. तर तो प्रोजेक्ट आमचा कंप्लीट झाला तर त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही ते रेंट डिपॉझिट तुम्ही परत करून टाका आमच्यावालं आणि तुमचं पोझिशन तुम्ही घेऊन टाका. तर त्यांचं काय म्हणणं होतं की तुम्ही पहिलं आम्हाला हे द्या म्हणजे रेंट द्या. त्यांचं 3 महिन्याचं रेंट आम्ही बाकी ठेवलं होतं लास्ट इयरपर्यंतचं. ते बोलले की तुम्ही पहिलं आमचं 3 मंथ रेंट तुम्ही डिपॉझिट करा त्याच्यानंतर आम्ही तुम्हाला ते डिपॉझिट परत करू. तर ते म्हटलं ते काय असं म्हणजे लॉजिकल नव्हतं कारण की आमचे पैसे तुम्हाला दिले म्हटलं तर तुम्ही ते आम्हाला परत द्या ना म्हटलं किंवा त्याच्यात ॲडजस्ट करून घ्या. मग त्याच्या ॲगस मग त्याने त्या रेंटसाठी त्यांनी केस टाकला होता त्या मेंबर लोकांनी. हो हां पोझिशन दिल्या तरी गोष्टी आहे बरोबर. सो एक्चुअली हाँ सो एक्चुअली अपने यहाँ पे क्या है ना ये लिटिगेशन जाने से पहले व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन जनरली क्या होता है? मीन्स वेदर पार्टनर्स आर नॉट अवेलेबल और दे आर नॉट लिसनिंग और मेंबर्स आर नॉट अवेलेबल दे आर नॉट लिसनिंग. उसमें क्या होता व्हाई है दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन? उसमें कैसा होता है कि वो जो सोसाइटी सेक्रेटरी चेयरमैन क्वेश्चन कि ये लिटिगेशन में जाने तक का टाइम क्यों आता है? मीन्स किसका मिस्टेक रहता है जनरली? मेंबर्स का रहता है क्या? डेवलपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं टू अवॉइड? नहीं सर देखो मैं फ्रैंकली बोलूँगा उसमें कैसा होता है कि हम लोगों ने उनके साथ में 3-4 मीटिंग्स किए. देन हमारे लॉयर ने उनके साथ में मीटिंग किया तो उन्होंने समझा है कि भाई ऐसा है लीगल है प्रैक्टिकल है आप क्या करो. उन्होंने आपको डिपॉजिट दिया है ना तो आप क्या करो आपके रेंट में एडजस्ट करो ना. दिन फिर क्या है कि उसमें से 3-4 लोग थे ऐसे रहते हैं मतलब कि जो अगेंस्ट में रहते हैं हर एक सोसाइटी में रहते हैं. तो फिर वो लोग गया फिर कोर्ट में. तो दिन फिर हमने वापस उनसे रिक्वेस्ट किया. वो सेक्रेटरी चेयरमैन मिले हमसे बात किया तो उन्होंने उनको समझाया. फिर वो उनको एडजस्ट करके वो केस वगैरह सब वापस ले लिया. उनको पेमेंट वगैरह दे कर दिया उनको ऐसा. यस वैल्यूएशन 25 lakhs. तो 25 लाख में से भी ये 6-7 मेंबर ही थे उन्होंने केस डाला था. बाकी का सब तो कोई इशू नहीं था उनका. अभी एक सवाल ऐसा था मीन्स एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट आपने दिया है उसमें वो स्कीम 3 स्कीम है एक्चुअली 3 स्कीम के अंडर 33(7)(b), 33(11), 20(b). So I think you are doing all the working based on 20(b), right? 20B राइट. हाँ उसमें आपने जो दिया है 34% का जो कुछ है तो उसमें ये जो MCGM के लिए जो फ्लैट्स बनाने हैं उसका आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो? मीन्स वेदर यू आर दोज फ्लैट्स इन सेम बिल्डिंग और उसका कुछ आपके पास नहीं आइडिया है हम लोग क्या? सर उसमें 2 ऑप्शन है. एक तो उनका कैसा है जो भी होता है रेडिएटर के हिसाब से पेमेंट भरना है उनको. देन फिर वो पूरा एरिया अपने को मिलता है यूज़ करने के लिए. एक ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है कि ये बिल्डिंग में आपको क्योंकि आपका सर प्लॉट एरिया छोटा है तो एक ही बिल्डिंग बनेगा तो उसके अंदर हमको उनको बना के देना पड़ेगा. अगर प्लॉट एरिया बना रहता तो फिर बिल्डिंग हम लोग अलग से बनाते थे लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं. तो उसमें ये बिल्डिंग में वो भी रहेंगे ऐसे बोल रहा हूँ उसमें मर्ज हो जाएगा. नहीं तेच म्हटलं ते पैसे. वो 2 ऑप्शन है कि एक हमको पैसा भरेंगे देन पूरा एरिया हमको सेल करने को मिलेगा. और सेकंड ऑप्शन है कि अगर तो व्हाट यू विल प्रीफर यू एज अ डेवलपर व्हाट यू विल प्रीफर? तो हम लोग तो पैसे प्रीमियम भर के परचेस करके लेंगे. हम लोग जब भी अगर होता है आगे तो ये कंपलसरी बोल सकते हैं कि यू विल पे एंड विल बेसिकली यूज दैट एरिया एंड दोस 300 स्क्वायर फीट वाला कोई आएगा नहीं. राइट दैट विल बी डैम श्योर यस रहेगा. नहीं SRA की बात नहीं कर रहे सर हम लोग. नहीं ऐसा नहीं. हमारा अगर दूसरा प्लॉट रहेगा 5 किलोमीटर रेसिडेंस में तो हम लोग उसको उधर दे सकते हैं.
नहीं नहीं, वो तो उनका स्कीम है ना सर। नहीं 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 नहीं, वैसे कैसे होता है कि लास्ट टाइम हम लोग ये डिटेल में डिस्कस किया था 3320B और 3311 के बारे में। सो 3311 ये SRE की पॉलिसी है जिसमें हम लोग नहीं जा रहे। सो SRE में जो PTC आते हैं वो PTC के भी दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपके प्रीमाइसेस में कंस्ट्रक्ट करने हैं और ऑप्शन बी आप दूसरे जगह पे उसको लोड कर सकते हो। वैसे ही 3320B की जो पॉलिसी है ये MCGM में अप्रूव होती है। उसमें भी दो ऑप्शन है। एक तो आपके यहाँ पे जगह है तो 300 स्क्वायर फीट की यूनिट आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और दूसरे ऑप्शन में है 300 स्क्वायर फीट की यूनिट 5 किलोमीटर के पेरीफेरी में आप दूसरे जगह पे किधर भी लोड कर सकते हो। उसमें कंडीशन एक ही है, आप जहाँ पे लोड करोगे उसकी ओसी पहले आनी चाहिए तो ही आपको ओसी मिलेगी, नहीं तो आपको ओसी नहीं मिलेगी। सो मोस्टली हम लोग डेवलपर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये कंडीशन डालते हैं कि आप जहाँ पे लोड करोगे उसका कम से कम RCC खत्म होना चाहिए या प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज में होना चाहिए, वहीं पे आप लोड करो तो यहाँ पे कुछ इशू, हमारे ओसी के लिए कुछ इशू नहीं आएगा। त्यांचा प्रोजेक्टचा प्रश्न नाही, कोणत्याही प्रोजेक्टवर लोड करू शकतात। डेव्हलपर कोणी असू शकतो, ओनर कोणी असू शकतो, त्यांना ते परचेस करायला लागतं त्याच्याकडनं आणि त्याच्याकडनं NOC घ्यायला लागते आणि ती नंतर मग कॉर्पोरेशनमध्ये सबमिट करावी लागते। हां, प्रोजेक्ट मिळाल्यानंतर प्रोजेक्टचं प्लॅनिंग होणार, प्लॅनिंगनुसार जेव्हा ते MCGMला अप्रुव्हलला टाकणार तेव्हा ते कॅल्क्युलेशन करून देणार, एवढा स्क्वेअर फीटचा एरिया तुम्हाला बांधायचा आहे, डिवाइड बाय 300 स्क्वेअर फीट म्हणजे नंबर ऑफ युनिट डिसाईड होणार। ते नंबर ऑफ युनिट्स ते विचारतात डेव्हलपरला, तुम्ही इथे लोड करणार असाल तर प्लॅनिंगमध्ये द्या, इथे लोड करणार नसाल तर कुठे लोड करणार आहात त्या प्रोजेक्टचं सगळं डिटेल द्या, असं आहे। त्याला पैसे दिले की तो तयार होतो ना। काही लोक डेडिकेटेडली म्हणजे जे 3310 पॉलिसीमध्ये काम करतात, SRHचं स्कीम आहे, ते फक्त SRHचे प्रोजेक्टच बनवत असतात। मग ते 11मध्ये ज्या पॉलिसी जातात तर तिथे जे युनिट बनतात त्यातले काही डेव्हलपर विकत घेतात, तसंच या ठिकाणी असतं। ये वाली स्कीम में कोई रिस्ट्रिक्शंस होता है ना, जब तक उसका OC नहीं मिलेगा तब तक आप इधर ये नहीं कर सकते हो। वो डिपेंडेंसी सिर्फ एक बिल्डिंग पे नहीं रहती है, दूसरी बिल्डिंग पे भी रहती है। इसका OC तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका OC लाके और कंप्लीट नहीं करते। हाँ बराबर, ये मैंने अभी वही डिस्कस किया। तो बेसिकली हम लोग डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये कंडीशन डालेंगे कि जो प्रोजेक्ट फिजिकली कंप्लीट है वहाँ पे ही आप लोड करना। सो बाय द टाइम हमारा काम चालू हो जाएगा तो वहाँ की तो अंडर कंस्ट्रक्शन में उसकी OC आ जाएगी, ये हमको इंश्योर करना है। तो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पे लोड कर रहे हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रिस्की अफेयर है हमारे लिए, तो ऐसा नहीं करना है। सो जहाँ पे लोड करेंगे वो ऑलरेडी बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए, वहाँ पे ही लोड करेंगे। ये हमारी प्री कंडीशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट में डेवलपर के लिए रहेगी। अभी सर आप भांडुप में देखोगे और मुलुंड में देखोगे तो यहाँ पे 1000 बिल्डिंग है, 1000 की 1000 बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो वो इधर 20 के लिए जाएंगी या 11 के लिए जाएंगी। उनके सबके लिए सामने प्रोजेक्ट बना के रेडी है। जो स्लम के जो प्रोजेक्ट्स में काम चालू है या 20B के जो प्रोजेक्ट्स में काम चालू है वहाँ पे लोड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई क्यों है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट जनरेट हो, नहीं तो ये प्रीमियम के माध्यम से MCGM पैसा ले सकती है। डेवलपर को बोल सकते हैं इतना जो मेरे को देना है वो प्रीमियम भरो और हमको इसका पेमेंट दो, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन अलग है। ये पॉलिसी लाने का इंटेंशन क्या है कि एडिशनल यूनिट्स जनरेट करने हैं उनको, इसके लिए ये पॉलिसी लाई है और इसके ऑप्शंस भी दिए, क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटी रेडी नहीं होती है कि हमारे यहाँ पे 300 स्क्वायर फीट की यूनिट नहीं चाहिए, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। रियल्टर और डायमेंशन में, डायमेंशन में दिखता है, एक साल में रियल्टर्स में दिखता है और डायमेंशन में दिखता है। ये सोर्स ऑफ फंड क्या था, लोन लिया आपने या नहीं नहीं, हमारा पहला ओन फंड था, देन बाद में हमने लोन लिया। कितना फंडिंग
उसमें है एक प्रोजेक्ट में 25 के आसपास लगा है, एक प्रोजेक्ट में 10 के आसपास है, एक प्रोजेक्ट में और 15 के आसपास है। हाँ, अभी लोन तो उसमें से अभी 50 करोड़ सैंक्शन किया है, 50 करोड़ उसमें लोन नहीं, पहले उसमें से कुछ भी लोन नहीं लिया है। बैंक का लोन अभी सैंक्शन 50 करोड़ और एक 15 करोड़ 65 करोड़। राधा कॉन्टिनेंटल पे 16 करोड़ है, जिसमें से लगभग 9 करोड़ का आउटस्टैंडिंग होगा, और जो नेरुल का प्रोजेक्ट है उस पे 50 करोड़ है, जिसमें तकरीबन 9-10 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। 8 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। बट उसमें आपने डिस्बर्सल 50 करोड़ दिया था, 9 करोड़ दिया था? नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का डिसबर्समेंट सारा एक साथ होता नहीं है, सैंक्शन होता है। हाँ, वो नहीं वही बोला, जैसे आपने आउटस्टैंडिंग बताया, आपको 50 करोड़ का लिमिट करके दिया, तो ब्रांच में डिस्बर्सल आपने 9 करोड़ का डिस्बर्सल उठाया अभी। नहीं, वो चीज़ होता है कि आपने 50 लिया, 40 रिपेमेंट किया, 10 बचा है, तो आपसे 50 का सैंक्शन हुआ, 9 करोड़ का आपका पार्ट डिस्बर्सल हुआ रहेगा स्टेट रेट, करेक्ट ना? जैसे मैंने कहा सर, नेरुल वाला प्रोजेक्ट आज 5th स्लैब पे है, तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जब कोई प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है तो वो स्लैब वाइज ही जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के हिसाब से डिसबर्समेंट होता है। तो अबाउट 80% प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट एंटायर लोन डिसबर्स हो जाता है। नेरुल का प्रोजेक्ट का सेल वैल्यू की कंप्लीशन में खर्चा लगभग 90 करोड़ होगा, सेल वैल्यू 150 से 200 करोड़ के बीच में आएगा। और अभी कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? मुझे एक्चुअल कॉस्ट कितना तुमने इंकर किया है? एक्चुअल कॉस्ट कितना अभी तक उसका हुआ है? 14 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। नहीं, खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोल रहा हूँ मैं, 14 करोड़ अप्रूवल कॉस्ट अलग से। एक्चुअल कॉस्ट 20 करोड़ के आसपास 20 करोड़ के नेरुल में आसपास। हुआ है। और उसका कंप्लीशन कितना 2026 में? नहीं, अक्टूबर 27, सॉरी अक्टूबर 27 डाला है, लेकिन हम लोग 26 में दे देंगे डिसेंबर। डाला तो 28 है सर। हाँ 20 डाला है, लेकिन रेरा में डाला है 28। हमारा इंटरनल टारगेट इनका जो है 27 का। सर अनसर्टनिटी टिपिकली प्रोजेक्ट में अगर आप मेरे को पूछोगे तो अप्रूवल का रहता है, तो बाकी फाइनेंस का रहता है। अगर बिल्डर्स पैसा नहीं तो प्रोजेक्ट हाँ। स्टक हो जाता है, वो दो चीज़ों की वजह से होता है। लोन हाँ, सैंक्शन तो है और हाँ, अप्रूवल भी कंप्लीट है, चेंबूर का भी और उसका भी कंप्लीट, मतलब जो प्रीमियम भरना है वो बैंक ने ऑलरेडी अप्रूव करके रखा है। जो स्टेज पे प्रीमियम ड्यू होगा वो ड्यू बैंक डायरेक्टली पे कर देगी और फुल अप्रूवल आ जाएगा। तो 40% कंप्लीट हुआ, अभी 60% बाकी है। यस। नहीं, हम लोग एक डॉक्यूमेंट देख रहे थे ना, तभी वो वेलोसिटी एंड सक्वीर का ना थोड़ा सा हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाए एक्चुअली, समझा ना मिस? वो जरा मिस बाय डॉक्यूमेंट्स वी आर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश। आप बोल रहे हैं कि आप पार्टनर्स है इसमें, लेकिन वेलोसिटी के इसमें आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। वही बोलता हूँ मैं आपको, कैसा है ना, वेलोसिटी एक पार्टनरशिप फर्म है। वेलोसिटी में कैसा है कि 3 कंपनीज है, एक मोरगर कंपनी है LLP, हाँ। एक DSK है और स्काईटेक है। स्काईटेक का 25% स्टेक है, DSK का 25% स्टेक है और मोरगर का 50% स्टेक है। जो मोरगर कंपनी है उसमें हम लोग पार्टनर है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स में इधर तो आप हाँ, वो हमने लाया है अभी, वो आपको दिखाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जहाँ पे हम लोग एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि यू आर द बेसिकली। नहीं नहीं, वो है पेपर्स वगैरह सब आप देख लीजिए। यस यस सो दैट आपका वो फिर मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। यस यस यस। तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो इनकम्प्लीट है थोड़ा बहुत, हाँ हाँ। थोड़ा बहुत तो लेके आए ना। हाँ। एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन का कुछ कॉपी था, वो एक हाँ, वो pending लेके था। आए हम लोग। हाँ, वो एक था पेंडिंग। नाही, आमचे प्रश्न ऑलमोस्ट संपले। हां, तो एक नाही त्यांनी दिला है। तुम्ही वो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखा है ना, वो 87 करोड़ का है बेसिकली। तो आप जरा मेंबर्स के लिए वो बोलो कि आपने उसमें 45 करोड़ अपने पर्सनल से
फंडिंग है, Yes, yes. देन सर्टेन अमाउंट 25% फ्रॉम बैंकिंग फाइनेंस है एंड अदर रिसोर्सेज है. तो ये पर्सनल जो रहेगा दैट विल बी टोटली फ्रॉम योर नेटवर्क. तो कैसा रहता है मीन्स जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस कुछ है नहीं क्या? देन बैंक से कुछ ऐसा वो आएगा, वो जैसे आप बोल रहे हो एक एरेरा मिलना के एरेरा का सर्टिफिकेट आने के बाद वो प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाता है. उसमें बेसिकली कितना लिमिट रहता है? मीन्स अगर प्रोजेक्ट है तो वो आपको जनरली कितना पैसा पहले डालना पड़ता है एंड देन प्रोजेक्ट फाइनेंस अगर आप लेते हो तो उसमें सोसाइटी का और मेंबर्स का क्या लाइबिलिटी कुछ रहता है क्या? और अगर बिल्डर्स कुछ पे नहीं कर पा रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस का अमाउंट टू द बैंक, देन व्हाट विल बी द इज देयर एनी लाइबिलिटी ऑन सोसाइटी पार्ट? कुछ क्या रहता है? लेट मी टेल यू, ये जो नेरुल का प्रोजेक्ट है वो भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट है जिसमें EU स्मॉल फाइनेंस ने फंडिंग किया है. सोसाइटी का लाइबिलिटी ज़ीरो होता है. नोवेयर सोसाइटी बिल्डर ने लिए हुए लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बिल्डर को आप डेवलपमेंट राइट्स देते हैं, वो डेवलपमेंट राइट्स और उस डेवलपमेंट राइट्स से जो जनरेट होने वाला सेल पोटेंशियल है उसके बेसिस पे उसको सिक्योरिटी रख के टिपिकली बैंक इनको फंडिंग देती है. उसके अलावा बैंक इनके कोई और पर्सनल एसेट लेने की कोशिश कर सकती है, नहीं भी कर सकती है. वो इनके क्रेडिबिलिटी और इनका नेटवर्थ और बहुत सारे अलग पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे. बट टिपिकली जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, जो मेन सिक्योरिटी होती है, ये है सोसाइटी ने दिए हुए डेवलपमेंट राइट्स टू द बिल्डर और वो डेवलपमेंट राइट्स से जो जनरेट होने वाला सेल पोटेंशियल है उस पर बैंक अपना मॉर्गेज क्रिएट करती है और उसके बेसिस पे इनको फंडिंग देती है. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, सोसाइटी का ज़ीरो लाइबिलिटी होता है. बैंक की ये कोशिश होती है, और कोशिश भी नहीं, बैंक ये इंश्योर करती है कि सोसाइटी को नॉलेज में रहे कि कौन बैंक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट राइट्स के बेसिस पे बिल्डर को फंडिंग दे रहा है. सोसाइटी से बाकायदा NOC ली जाती है कि ये बैंक इनको लोन दे रहा है, इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. उसमें ये भी कैप्चर किया जाता है कि आपका जो यूनिट है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा. वो पॉइंट इन टाइम पे जब बैंक लोन दे रही है, वो पॉइंट पे अगर सर्टेन यूनिट सेल हो गए होंगे इनके सेल में से, उस पर भी बैंक अपना राइट रिलीज़ कर देती है क्योंकि कोई और थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है. सो टू सम अप एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, सोसाइटी का कोई लाइबिलिटी नहीं होता है. सोसाइटी का कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि सोसाइटी का नॉट ओनली NOC लगता है, आगे चल के गॉड फॉरबिड अगर डेवलपर ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर पाया तो सोसाइटी और लेंडर मिलके एक थर्ड डेवलपर को अपॉइंट करने की कोशिश करती है. ये वर्स्ट केस सिनारियो बोल रहा हूँ मैं. ये कंडीशंस नहीं हो, ये जो इसमें रहता है क्या लेंडर्स के एग्रीमेंट में? यस, लेंडर एग्रीमेंट में भी होगा. आप जब इनके साथ DA साइन करेंगे, आपके PMC साहब जैसे बता रहे थे, DA में भी ये चीज़ कैप्चर हुई जाती है ताकि आपको भी पहले दिन ही लीगली आपका कोई लाइबिलिटी नहीं रहे. बैंक भी आपसे NOC लेके आगे जाके, जिसमें ये क्लियरली मैंशनड होगा. If required, bank can interact with the MC or with the society as and when required. तो वापस आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, सोसाइटी का कोई लाइबिलिटी नहीं रहता है, सोसाइटी का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड रहता है. आपका जो पहला क्वेश्चन था, बिल्डर को फंडिंग बैंक क्या स्टेज पे आती है, तो टिपिकली रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई भी बैंक आती है, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट ने रेरा लाया ही इसीलिए. वन ऑफ द रिक्वायर एस्पेक्ट जो रेरा में कवर हुआ है सेलर का सेफ्टी के अलावा, कि बैंक जब आए तो उसको पूरा ट्रांसपेरेंटली मालूम हो. तो रेरा रजिस्ट्रेशन के पहले टिपिकली कोई बैंक कोई प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देती नहीं है. बेस्ट केस सिनारियो, मतलब आइडियल केस सिनारियो है कि एटलीस्ट प्लिंथ तक का काम हुआ हो या प्लिंथ तक का CC अवेलेबल हो. तो क्योंकि तब तक बिल्डर का एटलीस्ट 10-20% खर्चा हो चुका होता है. तो बैंक भी चाहती है कि बिल्डर का स्किन इन द गेम कुछ रहे, 10-20% उनका भी खर्चा हुआ हो. तो अगर जैसे आपने बोला 80-90, लेट से 100 रुपया खर्चा है, तो 15 से 20 रुपया तब तक डेवलपर ने अपने जेब से लगाया होता है. तो बैंक जब लोन देती है तो बैंक का ये मानना होता है कि भाई 20% अगर डेवलपर ने खर्चा किया है तो डेवलपर का भी स्किन इन द गेम है, वो यहाँ से पीछे हटने की गुंजाइश थोड़ी कम होती है. एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो. इसके अलावा काफ़ी सारा ड्यू डिलिजेंस होता है, काफ़ी सारा स्क्रूटिनी होता है बैंक का. बट ये एकदम प्लेन लैंग्वेज में बोलूँ तो प्लिंथ का अप्रूवल और प्लिंथ के स्टेज तक का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा. सो दैट इज़ एन आइडियल सिनारियो, तब बैंक एंटर करना चाहती है. बट आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे कि प्लिंथ के पहले भी बैंक ने लोन दिए और एक एडवांस स्टेज में भी बैंक ने लोन दिए.
नहीं सर, सोसाइटी का प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होता, सोसाइटी ने दिए हुए डेवलपमेंट राइट्स मॉर्गेज होते हैं। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, आपका अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा गैप है। आपके लैंड पे कोई चार्ज नहीं चाहिए, नहीं चार्ज क्रिएट किया, कोई चार्ज क्रिएट नहीं। ये मैं नेरुल का उदाहरण देके बता रहा हूँ, नेरुल में सिर्फ डेवलपमेंट राइट्स पे सर नहीं, वैसे नहीं, ये प्लीज सर, मैं आपको वापस रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक ये ऐसा नहीं बोलेगा। मैंने फ्लैट जो आप वहाँ मॉर्गेज करोगे, जिसके बेसिस पे आप बेचोगे, उसके अकॉर्डिंगली जो उसके पैसे आएंगे वो उधर जाएंगे, जो भी आप एस्क्रो अकाउंट ओपन करोगे, जो भी करोगे। बट प्राइमरी तो क्या होता है कि जो डेवलपमेंट का जो क्लॉज होता है उसमें कल के डेट में या अगर मैं किसी को फाइनेंस करता हूँ तो इस टाइप की कंडीशन में यहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व है, तो लैंड कल के डेट में गया तो लैंड तो हमारा है, कल को गया तो मेरे पास क्या बचता है एज ए गारंटी। हाँ, इस केस में होता है कि अगर बिल्डर ने अपना कुछ और प्रॉपर्टी अलग से 50 करोड़ का है, तो अभी आपने 70-80 करोड़ का कुछ और प्रॉपर्टी वहाँ पे मॉर्गेज किया है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको फ्री करके देगा। लेकिन आज 50 करोड़ का लोन लाने के लिए आपको कम से कम 80 से 90 करोड़ का या 100 करोड़ के आसपास का आपको वहाँ पे मॉर्गेज करना पड़ता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे रिसीवेबल्स हो या अदर प्रॉपर्टी हो। बट इस केस में आप जो बता रहे हो, वहाँ पे डेवलपमेंट के साथ में वो लैंड भी मॉर्गेज वो लेगा। अगर उसको चार्ज लेना है, जो भी अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो पूरे सोसाइटी पे चार्ज क्रिएट होगा और वो लेगा ही लेगा, वो बैंक नहीं छोड़ने वाला। आप जो बता रहे हो, क्योंकि आज ऊपर बोल रहे हो कि 5th फ्लोर से लेके 35 फ्लोर तक हमारा 50 फ्लैट है, बट वो तो ग्राउंड में फ्लैट है ही नहीं ना, वो तो पेपर पे है। आप समझ रहे हो? मैं तो समझा हूँ, आपका खत्म होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। सर मैं आपको एक छोटा सा, मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज, आप कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में करते हो, आपके जो भी डेवलपर्स है जिनको आपने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस दिया है और जिसमें लैंड का चार्ज दिया है सोसाइटी ने, उनको आप मेरे पास ले आइए, मैं बिना लैंड के चार्ज के सबको फाइनेंस करवा के दे दूंगा ऑन अ लाइटर नोट। बट ऑन अ प्रैक्टिकल नोट मैं आपको वापस दोहराता हूँ, बैंक आपको लिख के देगा कि उनको लैंड पे कोई चार्ज नहीं चाहिए, बैंक सिर्फ डेवलपमेंट राइट्स पे चार्ज लेगा। और जो आपने सिनारियो बोला, कल को अगर डेवलपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो सोसाइटी का कोऑपरेशन ज़रूरत है, सोसाइटी का लैंड ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही डेवलपमेंट राइट्स किसी और डेवलपर को असाइन करने पड़ेंगे। उस डेवलपमेंट राइट्स के तहत उनको सेलेबल यूनिट आता है। सेलेबल यूनिट हवे में नहीं बनता है, आपका पॉइंट बराबर है, बट लैंड पे सोसाइटी, लैंड इज कन्वेड टू द सोसाइटी। सो रजिस्टर्ड मॉर्गेज में कहीं पे लैंड पार्सल का मेंशन नहीं आता। ये मैं आपको 100 एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, विद कोलेटरल, विदाउट ऑल्टरनेट कोलेटरल, दोनों टाइप ऑफ फंडिंग होता है। आपके पर्टिकुलर केस में अगर आप इनको अवॉर्ड करेंगे और ये आगे जाके फाइनेंस लेंगे, मैं आपको इस चीज़ का आज 100% अश्योरेंस देता हूँ कि सोसाइटी का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, ना वो बैंक लैंड पे चार्ज मांगेगा। 100% ये प्रोजेक्ट खत्म करेंगे। गॉड फॉरबिड अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई कि बैंक को चार्ज लेना पड़ा, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, बैंक विल नॉट टेक चार्ज ऑन योर लैंड, बैंक विल ओनली आस्क फॉर योर कोऑपरेशन टू अपॉइंट अनदर डेवलपर इन द वर्स्ट केस सिनारियो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बैंक then the bank has the right to appoint उनके चॉइस ऑफ डेवलप। ये मॉर्गेज वगैरह पूरा हम लोग ने डिस्कस किया, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट मेड यू इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर योर पैरामीटर्स ऑफ अर्निंग, राइट? आपके पास इंटरेस्ट है, देन ओनली यू केम हियर, राइट, डिस्कसिंग दैट। सो व्हाट आर योर अर्निंग्स, व्हाट आर योर प्लान, बिकॉज यू हैव थॉट अबाउट इट एंड देन यू केम हियर, राइट? तो बिकॉज योर यहाँ पे FSA का प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम है, स्टिल यू आर पेइंग एन इंटरेस्ट इन दिस। तो आपका ऐसा कौन सा पैरामीटर आप देख रहे हैं कि योर फ्लैट विल बी सेलेबल, इट इज़ अ गुड लोकेशन, ऐसे व्हाट यू थॉट अबाउट इट? जैसे आपने क्या सोचा है कि हाँ दिस विल बी अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट? बिकॉज अगर प्रॉफिटेबल होगा तो ही आप उसको पुश करेंगे, राइट?
करेक्ट है, बट कैसा है ना, आपने हमारा लास्ट एक्सपीरियंस देखा होगा, तो हम कैसा कर रहे हैं, हर कंपनी में एक एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बट जैसे सचिन सर ने ऑलरेडी वो पॉइंट कवर कर दिया है कि अभी हम एक ब्रांड बना रहे हैं। और आप देखेंगे हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, आई गेस मुंबई में एक ही प्रोजेक्ट है, चेंबूर में, तो नाउ एक ब्रांड बनाने के विजन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुंबई में वैसे ही हमने चेंबूर में एंट्री की, इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, आपको मालूम है, डायमंड गार्डन पे। तो अभी धीरे धीरे हम मुंबई में आएंगे, मुंबई में एक ब्रांड बनेगा, तो आपको फिर मालूम पड़ेगा हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, जैसे एक बार ब्रांड बनने के बाद। बट अभी इस अर्ली स्टेज, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप क्यों मुंबई में आ रहे हो। नहीं, इसमें सर आपके प्रोजेक्ट में कैसे है, हम लोगों ने स्टडी, वही हम लोगों ने पूरा स्टडी किया, आपका प्रोजेक्ट एकदम नॉन फिजिबल है, कोई बिल्डर कर नहीं सकता है। एक ही स्कीम में उसमें 20B में हम लोग वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एकदम कट टू कट है। एक्चुअली मैंने उनको भी बोला कि आपने ऑफर उनको ज़्यादा क्यों दिया है, कि इतने ऑफर में प्रोजेक्ट एकदम है। देखो आजकल हम लोग सर 50 करोड़ रुपये पहले लगाएंगे, आपका प्रॉफिट आ रहा है 25 करोड़ या 20 करोड़, तो ऐसा कोई काम करता नहीं है। दूसरा बात यह है कि आपके प्रोजेक्ट में हम लोग कमर्शियल बनाने की सोच रहे हैं, कमर्शियल शॉप से, तो कमर्शियल शॉप में से थोड़ा रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें प्रॉफिट है आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन एकदम कम प्रॉफिट है, 25 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट आपका जाता नहीं है। और हम लोग वही है कि चलो ठीक है, हमको अभी एक काम कर रहे हैं, अभी हमारा मुलुंड में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके बाजू में ठाणा में प्रोजेक्ट चालू है, तो क्या होता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह सब एक ही रहते हैं, देन फिर वो काम करने में उनको आसान होता है, ज़्यादा कॉस्टिंग वाइज खर्चा नहीं होता है, जैसे कि हमारे प्रोफेशनल्स हो गए, स्टाफ्स हो गए, बाकी के सब खर्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, सब वो कम हो जाते हैं। और सेकंड बात है कि हमको आपका प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर कंप्लीट करके देना है कैसे हालत में, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट फिजिबल है नहीं, क्योंकि रेंट बढ़ जाता है, हमारे खर्चा वापस बढ़ जाते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में सर बहुत स्कोप कम है। हम लोग ने, अगर कोई बिल्डर आपको बोलेगा कि मैं करूँगा, तो आप उनके साथ में जा सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट है। आपके PMC यहाँ पे बैठे, उन्होंने सब वर्किंग किया है, सब फिगर्स निकाले हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, लेकिन यहाँ पे कैसे हमको भांडों पे काम करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो इस वजह से करें। आपका ऊपर से अगर आपका कमर्शियल नहीं रहते नीचे शॉप्स, तो हम लोग काम ही नहीं करते थे, ऐसा है। तो प्रॉफिट कम है, लेकिन थोड़ा ब्रांड बनाना है, बाकी सब हमारे 2-3 आजू बाजू प्रोजेक्ट चालू है, उस हिसाब से हम लोग ये सोच रहे करके। नहीं, एक्चुअली उनका केस अपना वो प्रोजेक्ट फाइनेंस का थोड़ा सा बीच में रह गया। आपने बोला कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है, देन द नया जो डेवलपर रहेगा, द बैंक विल अपॉइंट, राइट? एंड सपोज बैंक टेक्स अराउंड 6 months टू अपॉइंट, तो ये 6 महीने का जो इंटरेस्ट रहेगा, तो बैंक इज वेविंग दैट, और उसमें भी कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं रहता है ना, ऐसा रहता है? थोड़ा सा इंटरफेयर करतो सो बेसिकली ना, बैंक ही थर्ड पार्टी झाली. डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट ही ऑलवेज बिटवीन सोसायटी अँड PMC. सो त्या केसमध्ये जर डेव्हलपर डिफॉल्ट झाला आहे, डेव्हलपरचं काम थांबलं आहे, किंवा आपल्याला काही कारणास्तव त्यांना टर्मिनेट करावं लागलं, तर हे राईट्स पहिले आपल्याला आहेत. ओके, ऑफकोर्स बँकने त्यांना लोन दिलेलं आहे, तर त्यांना पण आपल्याला कॉन्फिडन्समध्ये घ्यावं लागणार. पण नवीन डेव्हलपर अपॉइंट करण्याचे राईट्स हे आपले आहेत, बँकेचे नाही. इन केस ऑफ नाही काहीही म्हणजे त्यांनी बँकेचे पेमेंट डिफॉल्ट केलं, काम थांबलं, किंवा आपण त्यांना टर्मिनेट केलं, पण आपल्याला बँकला कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन पुढे जायला लागणार, कारण आपण आपली NOC त्यांना देतोय ना. सो त्यांना पण हे करावं लागणार आहे. असं मी तेच सांगत होतो सर, हे एक म्हणजे मी सुरुवातीला तेच सांगितलं, तुमचं कॉपरेशन हे गरजेचं आहे. शेवटी तिसरा डेव्हलपर जर अपॉइंट करायचा झाला, इट इज इन बँक्स इंटरेस्ट की तो प्रोजेक्ट कंप्लीट झाला पाहिजे, अँड इट इज इन युअर इंटरेस्ट ऑल्सो. सो तर जो डिलेचा प्रश्न आहे, तो बँक विल ऑल्सो वॉन्ट टू रिड्यूस इट ॲज फार ॲज पॉसिबल, अँड इव्हेंच्युअली बँक विल ऑल्सो वॉन्ट समबडी टू कम इन अँड फिनिश द प्रोजेक्ट. सो अपॉइंटमेंट जसं सरांनी सांगितलं, हा एक म्युच्युअल आहे, पण बँक थोडंफार राईट आपल्या, कारण का त्यांच्याकडे बरेच अजून डेव्हलपर्स असतात, तर दे विल ऑल्सो वॉन्ट की त्यांच्या डेव्हलपरनी येऊन त्यांच्या हिशोबाने पटापट काम करावं. हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपया बिल्डर ने उठा लिया, ठीक है. आप जो बोल रहे हो कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया, सोसाइटी ने कर दिया, 10 करोड़ रुपया लेके बिल्डर किसी भी रीजन से वो नहीं बना पाया और एब्सकॉन्डिंग हो गया, राइट. उस केस में क्या होगा? बैंक आएगा, बोलेगा भाई ये प्रोजेक्ट पे हमने फंडिंग किया है,
आपने मुझे डेवलपमेंट एग्रीमेंट, मुझे रजिस्टर मॉर्गेज किया, डेवलपमेंट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास मॉर्गेज है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप कहीं भी मॉर्गेज नहीं कर सकते हो, नहीं बना सकते हो, ये रूल होता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं फंड नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि 50 करोड़ हुआ तो 5 करोड़ नहीं, मान लो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ रुपया पहला दिया, मैं बता रहा हूँ 10 करोड़ दिया पहला, पूरा नहीं देता है बैंक, एक बार में नहीं देता, 5 करोड़ ही दिया। नहीं, वो काम जैसा बढ़ेगा वैसा ही दे देगी। हाँ 5 करोड़ ही देगा, मैं कुछ भी नहीं देगी। 5 करोड़ दे के भाग गया तो आप क्या बोलते हैं? सोसाइटी को पैसा भरने आएगा? ऐसा थोड़ा सोसाइटी लाइबल होता है। नहीं सर, काम जैसा डेवलप हो जाएगा वो हिसाब से बैंक पैसा रिलीज और करेगी। बिल्डर कोई भी स्टेज पे गायब होगा, हर सोसाइटी का कोई हर लाइबिलिटी। हर स्टेज तो बैंक आप बोल रहे कि वो अकाउंट को एनपीए सर अकाउंट किसका एनपीए होगा? अकाउंट किसका एनपीए होगा? सोसाइटी का कोई उधर, सोसाइटी नॉट इवन साइनिंग ऑन द लोन अग्रीमेंट। ये जो डेवलपमेंट वाला जो लोन होता है ये लाइबल होती है ना, प्रॉपर्टी सर आप नहीं, कोई भी सोसाइटी पूरी लोन ना, सर सोसाइटी का, मैं वापस दोहराता हूँ, मैं किसी को यहाँ मिसगाइड नहीं करना चाहता, मैं आपको दैट इज मैं दिस इज माई ब्रेड बटर। मैं और कम से कम 50-100 प्रोजेक्ट फाइनेंस कर चुका हूँ अक्रॉस बॉम्बे। कोई भी जगह से सोसाइटी पे बैंक उंगली नहीं उठा सकती, नॉर कैन दे कम एंड आस्क यू फॉर एनी मनी। और आपका लीगल काउंसिल होगा, आपके पीएमसी होंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपके पास एनओसी का जब फॉर्मेट आएगा कोई बैंक का तो आप आपके लॉयर को दिखाओगे, आपका लॉयर उस पर ओपिनियन देगा, तब जाके आप साइन, आपकी एमसी साइन करेगी। और मैं आपको दोहराता हूँ वापस, आपको चाहिए तो नेरुल में दिया हुआ सोसाइटी का एनओसी का कॉपी हम आपको दिखा देंगे। क्लियरली सोसाइटी का कोई जीरो लाइबिलिटी है। कल को अगर नॉट जस्ट देम, कोई और डेवलपर आता है, वो फंडिंग लेता है और वो डिफॉल्ट हो जाता है, आपको कुछ नहीं, आपको बस जैसे आपके पीएमसी सर ने कहा कि आपको उनके साथ कोऑपरेशन में चलना है, म्यूचुअली आपके हित में आगे जाके, गॉड फॉरबिड ये सिचुएशन नहीं आए। और बैंक के आने से ये 100% सिचुएशन आती नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेट हो जाता है, प्रोजेक्ट रुकता नहीं है, माल बिके नहीं बिके, बैंक खड़ी होती है तो काम आगे बढ़ता ही है। अच्छा, वो तो आपने तो वैसे 20 बैंक वाला, उसमें और एक है अदर प्रोजेक्ट्स, मीन्स 51% यू विल फ्रॉम योर लैंड एसेट्स लिखा है, एंड व्हाट अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स, हाउ इट वर्क्स? प्रोजेक्ट जब कंप्लीशन के स्टेज पे आने लग जाता है, रेरा के भी गाइडलाइंस है कि कितना पैसा वो बाहर लेके जा सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में, 30-70 का वगैरह। Okay, हाँ, तो वहाँ पे जैसे उनका खर्चा होता है एक स्टेज पे, वहाँ से वो प्रॉफिट विड्रॉ करना चालू कर सकते हैं। Okay. तो व्हाट आई थिंक ही मीन्स बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंस, जो 45 करोड़ ये खुद लगाएंगे, उसमें से 20-30 करोड़ इनके खुद के घर से कोई प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके या इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट, कुछ प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग प्रोजेक्ट से जो जनरेट होगा वो यहाँ पे लाभ होगा। ओके, एंड देन यहाँ से भी एक बार रेरा ये से प्रोजेक्ट हटाने के भी बाद एक यहाँ स्टेज पे ही पे है। नहीं, एक यहाँ से स्टेज भी- पे आने तक ये नहीं विड्रॉ कर सकते। जब ये प्रोजेक्ट कोई भी, नॉट जस्ट योर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट एक स्टेज तक आने के बाद ही प्रमोटर उसमें से अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकता है। Okay. और बैंक के आने से ये सुविधा होती है कि बैंक बोलेगी पहले आप प्रोजेक्ट कंप्लीट Okay. करो, पहले मेरा लोन कंप्लीट करो, फिर आप Then- पैसे बाहर लेके जाओ। Okay, so priority is basically Yes, on always, banks, always. Project completion is the priority, even for the bank, क्योंकि उनको मालूम है प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ही वो खुद, उनको भी एग्जिट मिलेगा। और यस, दे रिलीज पार्ट बाय पार्ट। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस होता है सर, पहले दिन पे पूरा पैसा कोई देता नहीं है, जितना आपका कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी वो सर ने पूछा कि आपने 50 में से कितना लिया, 9 करोड़ रिलीज हो गया है, 25% प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, 20% लोन अमाउंट आया है, बॉल पार्क फिगर दे रहे हैं, जैसे 5 स्लैब हो गए उसमें आउट ऑफ 24, सो दैट इज अबाउट 20-25%, 25 to 30% प्रोजेक्ट का कंप्लीशन स्टेज है। बैंक का फंडिंग 20% रिलीज हुआ है, इन्होंने बाकी का अपना कैपिटल लगाया, कुछ एडवांस आया इनको सेल से, उस तरह से जो खर्चा हुआ है वो मीट हुआ है। अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत? म्हणजे आम्ही सोसायटीकडून काही लोकांनी त्याला अनुसरून प्रश्न विचारले, अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा, मग त्याच्यानंतर मग आपण थोडा वेळ बसू, आपण चर्चा करू, म्हणजे ह्यांना हां हां नाही PMC सगळं कवर झाले आहेत त्यांचे ह्याने, अजून कोणाला काय असेल ते विचारा। आपण सगळ्या बाबतीत म्हणजे फायनान्स, लिगल आणि सगळं बाकी सगळं विचारलं आहे, आणि तर ते हेतू पण विचारला मग तो महत्त्वाचा आहे। नाही बरोबर, एक्झॅक्ट यू आर राईट। हो हो बरोबर। हां, मेन महत्त्वाचा प्रश्न राहून जातो। हां
हो, आपण ओसी शिवाय फ्लॅट घेतो आणि बाकी सगळे प्रश्न विचारतो, असं तुम्हाला म्हणायचं आहे. सर त्यांना म्हणायचं आहे इव्हेंच्युअली जेव्हा तुम्ही डेव्हलपर अपॉइंट कराल ना कोणी दॅट इज गोइंग टू बी सम पार्ट ऑफ रिस्क अँड वन लीप ऑफ फेज हां, तरी तुम्हाला ते leap of faith घ्यावं लागेल. तुमचं आता ॲपिटाईट आहे केवढं तुम्ही रिस्क घेणार हो हो तेवढं तुमचं ॲपिटाईट आता तुम्ही तेवढं रिस्क करावं तर लागेल कारण आपल्या हातात पण काय एवढं ते सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपण हां, ओके ओके. नाही, सरांनी ॲक्च्युली अतिशय चांगला मुद्दा रेज केला आहे. सी कसं आहे की प्रोजेक्टच्या फिजिबिलिटीनुसार ते रिस्कचं जे कॅल्क्युलेशन होतं ना ते होतं. एखादा प्रोजेक्ट चांगल्या लँडमार्कवर आहे, 90 फीट रोडवर आहे, त्याची फिजिबिलिटी चांगली बसते आहे आणि त्यांना जास्त हे सगळं मिळणार आहे, याचा अर्थ असा नाही आहे की त्यांची रिस्क नाही आहे. रिस्क ही ऑलवेज आहे, प्रत्येकाच्या प्रोजेक्टमध्ये कमी जास्त प्रमाणात आहे आणि आपल्या प्रोजेक्टनुसार आपण ते किती रिस्क घेऊन पुढे जातो आहे. पण ह्या रिस्कला आपल्याला कॅल्क्युलेटेड जसं रिस्क तुम्ही म्हणालात तर त्याच्यामध्ये जे काही सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स आपल्याला डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटमध्ये इन्कॉर्पोरेट करायचे आहेत ते सगळं करून त्याला फाईन ट्युनिंग करून त्याला वॉटरटाईट करूनच आपल्याला पुढे जायचं आहे. काळजी ही आपल्याला घ्यायची आहे. उद्या हिरानंदरी डेव्हलपरला जरी अपॉइंट केलं तरी DA हा करायचंच आहे आणि त्याच्यात जे काही सपोर्टिंग डॉक्युमेंट टाकायचे ते टाकायचेच आहेत. तर मला 31 मार्च 25 चे काही माहिती मेजर फिगर्स पाठवून द्यायला प्रोविजनल डिसेंबरची द्या. प्रयत्न करतो सर कारण का 30 मार्चला लोन डिस्बर्स झाले ते सगळे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तुम्हाला मी मेजर फिगर्स द्यायचा प्रयत्न करतो. हां नाही म्हणजे खूप सगळी खूप छान चर्चा झाली आपली. अगदी मनापासून सरांनी त्यांनी पण उत्तर दिली, मनात काही न ठेवता प्रत्येकाने प्रश्न विचारले, आपल्या शंकांचं मला ते निरसन झालं असेल. हां, डाऊट्स हे चांगले असतात, डाऊट्स आर फॉर गुड आणि त्याच्यामुळे तुम्ही ते डाऊट एकदा क्लिअर केलेत. एक्झॅक्टली, ओके. तर ते मला तुमच्या सरांचे हे शंका झाले असतील तर आपण त्यांनी खूप धन्यवाद तुमचे की तुम्ही फार वेळ दिलात आम्हाला आणि आमच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. तर आम्ही पुढे त्यांना मग आपण मोकळं करूया. आपण जरा बसूया थोडा वेळ. थँक्यू. कोणाला म्हणजे असं काय अजून काय बोलायचं आहे, विचारायचं आहे, सांगायचं आहे? हां, तुम्हीच सांगा. हॅलो. आता जस्ट नो आपण सॅक्विरचं आपण एक ओपन डिस्कशन केलं, ओपन फोरम केला. तसं J&J हा पण एक दुसरा बिडर आहे, त्याचंसुद्धा आपण सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत फायनान्शियल वगैरे त्याचं एक आपण मीटिंग ऑर्गनाईज करायचा प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही त्याला विचारतो की तू वेळ देणार का, आणि तो जर आला तर त्याच्याबरोबर पण आपण 1 to 1 बोलू. त्यानंतर जेव्हा ॲक्च्युअल SGM होईल ऑफिशियली, त्या SGMमध्ये आपण ह्या दोघांचा विचार सर आहेत ते हे करतील. पुढचं जर सांगा सर. तो त्याचा कॉन्ट्रॅक्टर होतील. J&J नाही, J&J बरोबर म्हणालात तुम्ही. J&J त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टर पण आहे, J&J स्वतः डेव्हलपर पण आहे आणि त्याने या ठिकाणी इंडिपेंडंटली कोट केलं आहे आपल्या प्रोजेक्टला ॲज अ डेव्हलपर म्हणून या ठिकाणी. सो त्याचे पण काही डॉक्युमेंट्स आपल्याला इनकम्प्लीट आहेत किंवा त्याच्याबद्दल पण आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे. सो आपण त्यांना प्रॉबेबली येणाऱ्या संडेला बोलवायचा विचार करतो आहे संध्याकाळी 4 वाजता. सो त्यांच्याबरोबर आम्ही ऑलरेडी इनिशिएट केलं आहे डिस्कशन. त्यांचं कन्फर्मेशन अजून आलेलं नाही आहे. ते आलं तर आपण अशीच मीटिंग त्यांच्याबरोबर पण घेऊ, कारण त्यांचे बरेचसे प्रोजेक्ट ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून दिसत आहेत, ॲज अ डेव्हलपर म्हणून प्रोजेक्ट कमी दिसत आहेत आणि ते मुंबईमध्ये दिसत नाही आहेत. तर त्या संदर्भामध्ये पण आपल्याला क्लॅरिटी घ्यायची आहे. सो ॲज अ MC आणि आम्ही पण मिळून एक कंबाईन क्वेश्चनर काढली आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त मेंबरला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्याची पण क्लॅरिटी अशाच मीटिंगमध्ये घेऊ आपण.
आशापुरा आणि डेव्हलपर्स JNJ. आशापुराने आता मला कल्पना नाही आहे काय ते. हां, सो हे सगळं जे आहे ना याची क्लॅरिटी आपण त्या संडेच्या मीटिंगला घेऊ आणि नंतर मग पुढची लाईन ऑफ ॲक्शन डिसाईड करू पुढे काय करायचं काय. हे गेलेले आहे त्या JNJ बरोबर पण आपल्याला बोलायलाच पाहिजे. तिथे कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी खूप छान आहे. जिथे जिथे JNJ वर्क करतो ना, तर ज्या प्रोजेक्टला आपण बघितलं एकदम एक्सलेंट कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी. JNJ ना बेसिकली यांचं तिसरं जनरेशन ह्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये आहे. सो आपल्या मुंबईमध्ये काय होतं की हे कन्स्ट्रक्शन चालू केलं पटेल कम्युनिटीने. म्हणजे पटेल कम्युनिटी आहे ना ही पहिली कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री म्हणजे त्याने चालू केली. आपली मुंबईची कन्स्ट्रक्शन पटेल कम्युनिटीने चालू केलं. सो आता त्यांचं हे तिसरं जनरेशन आहे. सो त्याच्यामध्ये काय झालं आहे की त्यांनी प्रत्येक वेळी फाईन ट्यून करत गेलेत. आता त्यांची कॅपॅबिलिटी पण एवढी वाढवली आहे JNJ वाल्यांनी. सो ती मॅन पॉवर म्हणा किंवा त्यांचं जे एक्झिक्यूट करण्याचं हे म्हणा, त्यांचं 2 स्लॅबमधला टायमिंग म्हणा आणि कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी सुपर्ब आहे. म्हणजे त्याच्याबद्दल काही वादच नाही आहे. सो आपल्याला हे पण बघायचं आहे की त्यांची एक्सपर्टी कन्स्ट्रक्शनमध्ये आहे, पण ॲज अ डेव्हलपर ते किती इक्विप्ड आहेत ते पण बघणं तेवढंच गरजेचं आहे. सो ते फायनान्स त्यांचा कसा अरेंज करणार आहे, त्यांचं लायझनिंग कोण करणार आहे, त्यांचं प्लॅनिंग आर्किटेक्ट कोण असणार आहे, कारण हे सगळं ॲज अ डेव्हलपर म्हणून लागणार. सो बेसिकली डेव्हलपरची क्वालिटी काय असते की ह्या सगळ्यांकडनं काम करून घेणं. आर्किटेक्ट म्हणा, लायझनिंग आर्किटेक्ट म्हणा, प्लॅनिंग आर्किटेक्ट म्हणा, RCC कन्सल्टंट म्हणा, कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणा, मटेरियल सप्लायर, या सगळ्यांकडनं त्यांची त्यांची कामं करून तो प्रोजेक्ट मॅनेज करून कंप्लीट करणं हे स्किल डेव्हलपरचं असतं. सो त्याच्यापैकी काही पार्ट स्किल JNJकडे आहेत. आता त्याने कुठे कुठे ॲज अ डेव्हलपर काम केलं आहे ते आपण समजून घेऊ. त्याचा व्हॉल्यूम काय आहे ते समजून घेऊ. कारण आपल्याला आपला प्रोजेक्ट त्याला द्यायला तोही कॉन्फिडन्स येणं गरजेचं आहे असं आहे. सो त्याच्यासाठी आपण ती मीटिंग बोलवतोय संडेला. चौहान जी, इसमें JJ का देख रहा था तो फाइनेंशियली कैसा है, मतलब आपके हिसाब से बिल्ड जो JJ एसोसिएट्स है फाइनेंशियली कितना साउंड है, नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? JJ का आपको याद रहेगा कि लास्ट जब वो आए थे अपने यहाँ पे आए थे तब उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि हम लोग नॉर्मली ना बार्टर के काम ज़्यादा करते हैं. राइट. सो जो कॉन्ट्रैक्टर बार्टर का काम करता है वो फाइनेंशियली बहुत साउंड होता है. उसका रीज़न क्या है? बार्टर इन द सेंस क्या है कि वो बाकी लोगों को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ. बार्टर इन द सेन्स एखादा कॉन्ट्रॅक्टर बार्टरमध्ये काम करतो म्हणजे काय करतो, तो फाउंडेशनपासून पूर्ण बिल्डिंग कंप्लीट करतो, 1 रुपया पण डेव्हलपरकडनं घेत नाही, स्वतःचे पैसे टाकतो, पूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट करतो आणि त्याचं कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट जेवढी असते त्याच्या प्रपोर्शनेटली काही युनिट म्हणजे फ्लॅट्स त्या डेव्हलपरकडनं घेतो आणि त्याचा प्रोजेक्ट कंप्लीट झाल्यानंतर तो विकतो. सो सुरुवातीला जे काही पैसे लागतात ते तो स्वतःच्या पॉकेटमधनं टाकतो, म्हणजे त्याला बार्टर असं म्हटलं जातं. सो म्हणजे तो डेव्हलपरपेक्षा सुद्धा फायनान्शियली साऊंड असतो कॉन्ट्रॅक्टर, कारण असा तो एक प्रोजेक्ट करत नसतो, असे त्याचे 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट चालू असतात. तर एका प्रोजेक्टची कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट 25-30 करोड जरी म्हटले तरी तो त्याच्या खिशातून जवळपास 100-150 करोड 4-5 प्रोजेक्टला लावत असतो असं आहे. सो त्यांची एक्सपर्टी काय असते की कन्स्ट्रक्शन ही त्यांची एक्सपर्टी आहे आणि त्यांनी त्यांच्या प्रॉफिटमधनं जो रेज केलेला फंड आहे तो ह्या पर्पजसाठी वापरतात, व्हॅल्यू टू मनी. आणि ते डेव्हलपरकडनं जे फ्लॅट घेतात, आता समजा मार्केटमध्ये डेव्हलपर 22,000ने माल विकतोय तर तो काय म्हणणार की मी तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतोय ना, सर तो 22,000 नाही, तो 4-5,000 रेट तोडून घेणार त्याच्याकडनं. म्हणजे तो माल उचलणार, तो 15-16,000ने स्क्वेअर फीटने माल उचलणार त्याच्याकडनं. सो तेही त्याचं प्रॉफिट झालं आणि जेव्हा ते कम्प्लिशन स्टेजला होईल तेव्हा रेट वाढलेला असेल तर अजून त्याचं प्रॉफिट झालं असं. तो ये वाले केस में तो JJ में जहाँ मैं 3-4 साल का उसका फाइनेंशियल्स देख रहा था, मतलब फाइनेंशियल के हिसाब से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे. 100 करोड़ का टर्नओवर है, 92 करोड़, Yes. 98 करोड़, 46 करोड़. कोविड के टाइम में भी उसने 20-40 करोड़ का काम किया, मतलब बहुत बड़ी बात है. और सिर्फ काम नहीं किया, बुक पे 4-4, 5-5 करोड़ का प्रॉफिट भी बुक करता है. करेक्ट. तो ओवरऑल तो कंस्ट्रक्शन में उसका पकड़ बहुत स्ट्रांग है बंदे का.
कि कल को प्रोजेक्ट लेगा तो किसको डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई और वो कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेगा, खुद ही उसके पास में हेड काउंट है, मैन पावर है, इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है। Correct. वो खुद 2 साल 2.5 साल में वो बना देगा। अब अदर पैरामीटर जो लाइजनिंग का होता है, अप्रूवल्स लेके आना, बहुत तरह के अप्रूवल्स निकालने पड़ते हैं, उसमें पैसे का फंड तो मुझे एज ऑन डेट दिखा नहीं कि उसको फाइनेंशियली, और ना ही उसने लोन लिया है। मतलब 200 करोड़ आने के बाद में भी उसको लोन की ज़रूरत नहीं पड़ी और बिल्डिंग बांध दिया, वो भी 2.5 साल में 3 साल में, मतलब अच्छी बिल्डिंग बांध दिया। तो लाइजनिंग वाला जो चीज़ है, जैसे उसने 2-3 प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट किए हैं, तो उनको तो आइडिया तो आ गया है कि लाइजनिंग कहाँ से करना है। वही हमको समझना है हाँ। कि उन्होंने एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट कहाँ पे किए। Right. कल्याण डोंबिवली में प्रोजेक्ट करना अलग बात है, मुंबई में करना अलग बात है। तो घाटकोपर में एक्चुअली एट द टाइम ऑफ so no, the thing is that at the time of site visit we specifically and asked them कि we need to see your completed redevelopment project in Mumbai, but unfortunately he failed to show the projects. So that's the reason we need to understand which project he has completed in redevelopment segment in Mumbai. That also we need to understand, because this is entire a different, redevelopment is a different story. कंस्ट्रक्शन में क्या है सर, पैसा है, मैन पावर लगा दिया, एक्सपर्टी है, फटाफट प्रोजेक्ट खींच लिया। यहाँ पे सोसाइटी के साथ में डील करना है, प्लान फाइनल करके लेना है, 20B में तो अभी उनको कहाँ पे अलोकेट करना है, क्या करना है, ये भी सब देखना है। तो अगर ये उनकी एक्सपर्टी है इनके साथ में भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि उसका मुलुंड का भी जो प्रॉपर्टी है वो तो मतलब मैं देखा था तो मुझे तो ठीक ठाक ही लगा वो प्रोजेक्ट, जो बहुत ही टाइम फ्रेम में बना दिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो उसमें तो कुछ इशू नहीं दिख रहा था मुझे, और ओवरऑल क्वालिटी भी ठीक दिख रहा था। क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। JNJ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में कुछ कंप्लेंट ही नहीं है, सुपर्ब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। हां, सो ती आपल्याला त्यांना बोलून ते जाणून घ्यायचं आहे। सो सी, डेव्हलपर आणि कॉन्ट्रॅक्टर ह्या दोघांमधला हा डिफरन्सच तो आहे की आता कसं आहे, त्यांची आत्तापर्यंतची एक्सपर्टी काय आहे की लेबरकडनं शटरिंगवाला पकडायचा, RCCवाला पकडायचा, त्यांच्याकडनं काम काढून पैसे टाकायचे, त्यांच्याकडनं काम करून घ्यायचं। पण डेव्हलपरसाठी बऱ्याच अजून 50 लोकांना मॅनेज करायचं आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लायझनिंग, दुसरी गोष्ट अप्रुव्हल, ते MCGM मध्ये जे साहेब लोक आहेत त्यांना मॅनेज करणं, तिथे काय मागे पुढे होत असेल तर त्यांना प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर वापरून त्यांच्याकडनं काढून घेणं, हे सगळं जे आहे ना स्किलफुल, हे प्लस साईटवर इथे काम करतोय, साईटवर काम करताना इथे आता तुम्हाला माहिती आहे तुमचा एरिया आहे, लोकल कोणाकोणाचे प्रॉब्लेम्स होणार आहेत, करेक्ट, या सगळ्यांना मॅनेज करणं हे पण सगळं, हे पण स्किल आहे। पैसे देणं तर आहेच, पण पॉलिटिकली पण मोठं तोंड उघडलं तर ते तोंड छोटं काढण्यासाठी वरून पॉलिटिकल प्रेशर आणावं लागतं। तर हे सगळं आहे। काम चालू करताना डेब्रिज पडलं, BMCले आले, त्यांना कसं मॅनेज करणं, म्हणजे हे N नंबर्स ऑफ गोष्टी आहेत। तर ते कसं आहे, 2 प्रोजेक्ट जरी त्याने मुंबईमध्ये आत्ता करंट स्टेजमध्ये कंप्लीट केलेलं असेल ना, तर तो त्या पूर्ण सायकलमधनं गेलेला आहे। म्हणजे त्याने सोसायटीबरोबर डील केलं आहे, ॲग्रीमेंट केलं आहे, अप्रुव्हल्स आणलेली आहेत, कन्स्ट्रक्शन केलं आहे, सक्सेसफुली फ्लॅट विकले आहेत। कारण फ्लॅट विकणं पण हे एक स्किल आहे, नुसतं कन्स्ट्रक्शन करतोय पण फ्लॅट विकले पण गेले पाहिजेत ना, असं आहे। सो ह्या सगळ्या गोष्टी जर तो कंप्लीट करू शकला तर एक सक्सेसफुली बिल्डर, डेव्हलपर झाला तो, असं आहे। इसको नेक्स्ट संडे मीटिंग अरेंज करो JJ के साथ में, जो भी क्वेरी यहाँ पे सामने में बात करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है आगे। ठीक है। ठीक है, जो भी आएगा बिल्डर वो पब्लिक हॉलीडे पे आएगा या संडे पे आएगा। हाँ, और उसी दिन हम उसके साथ बात करेंगे, जैसे आज ओपन फोरम हुआ वैसे उसके साथ भी करेंगे, उसको भी समझेंगे, और आगे का बात आगे। तो उसमें आगे SGM में जब भी होगा, SGM नेक्स्ट, उसमें वो दोनों के बारे में सोचेंगे। अभी फ़िलहाल एक ऐसे ही इनफॉर्मल मीटिंग JJ के साथ होगी, और आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। और दूसरा एक था कि अभी जैसे लिटिगेशन वाला चीज़ मैंने मीटिंग में भी पूछा था, तो पहले तो उसने डिनाई किया, जो भी यहाँ पे बैठे थे उसके प्रमोटर्स एंड ऑल। अभी उन्होंने सब एक्सप्लेन किया। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसने उस समय डिनाई किया बिकॉज हमारे पास में कुछ रिकॉर्ड नहीं था। फिर मैंने
हाईलाइट किया, मिस्टर राणे ने क्वेश्चन पूछे, ये केस है वो केस है, हर जगह वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये लिटिगेशन है वो लिटिगेशन, यहाँ पे मैंने पैसे नहीं भरे वो सेटल हो गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब नहीं दिखता है कि 5 साल में आपका टर्नओवर भी नहीं है, लिटिगेशन में भी अटके हो, बेसिक पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, आपको चेक बाउंसिंग का केस लगा रहे हैं सब, जो आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो कौन है कंपनी जो मटेरियल सप्लाई करती है रेडी मिक्स वाले, वो केस कर रहे हैं, आप उसके पेमेंट 25 लाख 11 लाख रिलीज़ नहीं कर रहे। तो आदमी कब जाता है केस पे, एक नॉर्मली रिलेशन में नहीं जाएगा, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो जाके कोर्ट में जाता है, राइट। वो चीज़ इसके साथ में 3-4 बार हो चुका है। ऊपर से चेंबूर की प्रॉपर्टी की बात करें, वहाँ पे अभी भी लिटिगेशन चल रहा है और लिटिगेशन के पेपर हैं हमारे पास में, वो नहीं है क्लियर, वो प्रॉपर्टी उसने हाथ बोला कोई लिटिगेशन नहीं है, उस पर लिटिगेशन है। आज 2022 में 14 माले का बिल्डिंग रेडी नहीं कर पाया, राइट। नहीं दिखाओ, मेरा काम नहीं है, हमने पीएमसी अपॉइंट किया है तो ये सब चीज़ तो ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए पीएमसी को। आप बोल रहे हैं मुझे दिखाना चाहिए, अभी उनको सामने किस लिए लाया था? नहीं ठीक है ना, हमने पूछ लिया ना, ठीक है ना। नहीं अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछना था, हमने पूछा, जो जवाब दिया, तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसे में कोई भड़कने वाली चीज़ नहीं है। क्वेश्चन हमने पूछा, हाँ, और सबके भलाई के लिए है कि कल को अटकेंगे तो सब अटकेंगे, हाँ। बट अमित ये बताओ, अमित एक चीज़ बताओ, मैं इंटरनल बात है हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने एक पीएमसी अपॉइंट किया है ना, तो ये प्रोसेस एक्चुअली हमें मीटिंग नहीं करना चाहिए था। पीएमसी हमें आके बताते, एडवाइस करते, भाई ये बिल्डर के पास जाओ, ये सही नहीं है। मतलब नॉर्मली हमें एक मीटिंग होने के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद में, सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई 20 डेवलपर नहीं आए थे क्या? 20 डेवलपर को शॉर्टलिस्टिंग करके उसमें से 10 निकाला, 10 में से 5 लिया। एक तो यहाँ पे कैसे डेवलपर आए वो भी आपको मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डेवलपर कम आए तो किसके भी गले में हार डालना, ये नहीं है। हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। आज का मीटिंग का पर्पस ही यही है। आप सबको डिस्कशन करके सामने ये बात करने का अपॉर्चुनिटी सभी मेंबर्स को मिलना चाहिए, इसके लिए रखा है। नहीं तो क्या कोई नहीं आ रहा है इसके लिए किसको भी पकड़ के गले में हार नहीं डालना है सर। हमको हमारी प्रॉपर्टी है, हमको संभालना है ना उसको, उसके बारे में नहीं कर सकते। और आफ्टर ऑल क्या है, सब मेंबर मिलके ही सब लोग डिसीजन लेंगे, राइट। ऐसा किसी का ये नहीं है। वो यार ओनली हम तो इधर एग्जीक्यूट करने के लिए है, डिसीजन तो सबको ही लेना है, उसकी जिम्मेवारी भी सबकी है। मैं वही बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है सोसाइटी कि में जो आगे चल के जो मीटिंग होगा। अरे तो बाद में एक्सेप्ट किया ना अमित उसने कि 2010 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, डिले हुए, बोला ना उसने। तो आप सेटिस्फाइड है कि नहीं? सेटिस्फाइड है कि नहीं? नहीं, अगर प्रोजेक्ट डिले है तो ऐसे बिल्डर को तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं वो बात नहीं है, उसके आंसर से सेटिस्फाइड है कि नहीं? नहीं उसने जो पूछा क्यों नहीं? पूछा ना, क्यों नहीं पूछा क्या मैंने? पूछा तो उसके आंसर से सेटिस्फाइड है कि नहीं? ठीक है, मैं तो देख रहा था कि बताता है कि नहीं बताता है। मैं बताया ना डॉक्यूमेंट कि नहीं बताया, बताया है कि है, बट ये चीज उसको पहले ही हाईलाइट करना चाहिए था ना। अरे ठीक है, राइट। अभी पहला आप यहाँ पे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, बिल्डर का सपोर्ट लेके बात करना है तो आप लोग बात करो, फिर मतलब नहीं है डिस्कशन करने का। नहीं एक मिनट, हेलो, हाँ बोला। हर एक बिल्डर की अपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी, वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा दैट ऑल्सो ही हैज लिमिट। कौन जाके मुंह में खोल देगा कि मेरा पुलिस केस चल रहा है? कोई बोलेगा मेरा पुलिस स्टेशन में एक पुलिस केस चल रहा है? कोई नहीं बोलेगा। Unless and until you question him, then he'll come out. ये बोलना था कि उसने खुद ने बताया, क्योंकि उसको फर्स्ट कॉल में कोई आया नहीं, सेकंड कॉल में 3 आया, क्या करेंगे? डेवलपर नहीं। हाँ नाही ठीक आहे, हॅलो इनफ। आता एक मिनट, आपल्याला हमको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई, इनफ डिस्कशन हो गया है। आगे चल के अपने को जे को भी बात करनी है, उसके बाद में जो AGM होगी उसमें भी और डिस्कशन होगा। तो फॉर टुडे थैंक यू ऑल, आप लोगों ने टाइम दिया और आप आ गए। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।